पंडित गणेश प्रसाद मिश्र सेवा न्यास द्वारा आयोजित इस 7वीं वेबिनार में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। आज की परिचर्चा एक बहुत ही महत्वपूर्ण विषय पर है, महिलाओं की स्वास्थ्य समस्याएं और निदान। तो आज की परिचर्चा शुरू करने के पहले मैं सबसे पहले आपको कुछ गणेश प्रसाद मिश्र सेवा न्यास के गठन के बारे में बताना चाहूंगी, क्योंकि यही सेवा न्यास इस कार्यक्रम को आयोजित कर रहा है। तो सबसे पहले हम जानते हैं पंडित गणेश प्रसाद मिश्र सेवा न्यास के गठन के बारे में। स्वर्गीय श्री गणेश प्रसाद मिश्र यानी कि दद्दा जी की धर्मपत्नी श्रीमती शांति मिश्रा ने दद्दा जी का समाज के प्रति सेवा भाव, कर्म प्रधानता एवं नर सेवा ही नारायण सेवा है जैसे विचारों को जीवंत रखने हेतु पंडित गणेश प्रसाद मिश्र सेवा न्यास गठन करने की प्रेरणा प्रदान की। अतः उनके मार्गदर्शन में पंडित गणेश प्रसाद मिश्र सेवा न्यास को मूर्त रूप प्रदान किया गया। डॉक्टर राकेश मिश्र इसके अध्यक्ष हैं एवं श्रीमती आशा रावत इस न्याय की सचिव नियुक्त की गई हैं। प्रायः गरीब एवं सुदूर इलाके में स्थित लोगों के लिए गंभीर बीमारियों का इलाज करा पाना संभव नहीं होता, जिससे कई बार इसे असाध्य एवं परमात्मा का प्रकोप मान लिया जाता है और लोग कई तरह के अंधविश्वासों की चपेट में भी आ जाते हैं। अतः सेवा न्यास गरीब लोगों के क्षेत्रों में जाकर स्वास्थ्य शिविरों द्वारा उन्हें उन्नत तकनीकी की हर संभव मदद प्रदान करने का प्रयास करता है। इसमें गरीब लोगों को मुफ्त उपचार, दवाइयाँ, ऑपरेशन व आवागमन की सुविधा भी प्रदान की जाती है। अनेक मरीजों को देश के प्रमुख अस्पतालों जैसे एम्स, दिल्ली का एम्स, डॉक्टर राम मनोहर लोहिया अस्पताल, सफदरजंग अस्पताल, राजीव गांधी कैंसर इंस्टीट्यूट, इब्हास अस्पताल, पीजीआई लखनऊ व चंडीगढ़, टाटा कैंसर इंस्टीट्यूट मुंबई सभी का यथासंभव सहयोग रहता है। सेवा न्यास ग्राम्य विकास संबंधी जैसे कि पेयजल, विद्युतीकरण, सार्वजनिक शौचालय, स्वच्छता, सड़क व नालियों हेतु निर्माण कार्य, स्वास्थ्य सेवाओं और सफाई आदि पर भी विशेष सहयोग प्रदान करता है। सेवा न्यास कृषकों की आर्थिक उन्नति, उन्नत वैज्ञानिक तकनीक, पर्यावरण संरक्षण, वृक्षारोपण, पशुपालन, मत्स्य पालन, बागवानी, सरकारी योजनाओं की जानकारी एवं उनके लाभ हेतु सरकारों से पहल करके विभिन्न प्रकार के विभागों की प्रदर्शनी का आयोजन और संचालन हेतु सहयोग प्रदान करता है। इन 3 अवसरों पर यह प्रदर्शनी लगाकर हजारों लोग लाभान्वित हुए। सेवा न्यास सांस्कृतिक क्षेत्र में ग्रामीण एवं शहरी विद्यालयों में पुस्तकें, कॉपी, पेन, पेंसिल, ड्रेस, बस्ते, ट्रॉफी, क्रीड़ा उपकरण आदि वितरण के साथ साथ लोगों में राष्ट्र प्रेम, स्वदेशी एवं समरसता का भाव भी जागृत करता है। मेधावी एवं विभिन्न क्षेत्रों में प्रतिभावान विद्यार्थियों को प्रोत्साहन स्वरूप नगद पुरस्कार एवं प्रमाण पत्र भी प्रदान करता है। ढवर्रा ग्राम की महिलाएं स्वावलंबी बने, इसलिए 5 महिलाओं को सिलाई मशीन देकर रोजगारोन्मुखी बनाने की दिशा में कार्य प्रारंभ हुआ। इसी प्रकार क्षेत्र के विद्यालयों में स्वच्छ पेयजल उपलब्ध कराने की दृष्टि से केंट कंपनी द्वारा आरओ प्रदान किए गए। 50 विद्यालयों में छात्रों एवं शिक्षकों को यह पोर्टेबल बिना बिजली के चलने वाले आरओ
स्वास्थ्य के लिए बहुत लाभदायक सिद्ध हुए। समाज के विकास हेतु सेवान्यास विभिन्न प्रकार की विचार गोष्ठियों का भी आयोजन करता है। सेवान्यास आध्यात्मिक विकास हेतु धार्मिक क्षेत्र में विभिन्न प्रकार के धार्मिक आयोजन, संगीतमय भागवत रामायण कथा, श्री लक्ष्मी नारायण यज्ञ, रामलीला मंचन, भजन कीर्तन, सत्संग, पूजा पाठ, गौ सेवा, भोजन, भंडारों के साथ साथ धार्मिक पुस्तक वितरण जैसे कार्यों को करते हुए सनातन धर्म के उत्थान, सत्कर्म हेतु प्रेरित कर संस्कृति एवं सभ्यता का प्रचार प्रसार करता है। तो आइए हम जो इस न्यास को स्थापित करने की प्रेरणा मूर्ति रहे हैं, स्वर्गीय गणेश प्रसाद जी, जिन्होंने की एक तपस्वी जीवन जिया है, उनके बारे में जानते हैं। नौगांव नगर के निकट ग्राम धवर्रा निवासी पंडित गणेश प्रसाद मिश्र राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के प्रथम पीढ़ी के कार्यकर्ता रहे। उनकी 4 पुत्रियां व 1 पुत्र हैं। पोस्ट मास्टर से जीवन के करियर की शुरुआत कर झांसी में संघ प्रचारक बने। सन 1948 में गांधी हत्या के आरोप में राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ पर प्रतिबंध के समय 6 मास का कारावास हुआ। आपातकाल में भूमिगत रहकर 18 माह सक्रिय रहकर कार्य किया। हिंदी, अंग्रेजी, संस्कृत के प्रकांड विद्वान पंडित गणेश प्रसाद मिश्र एक मृदुभाषी, अनुशासन प्रिय व्यक्ति थे। उन्होंने कृषि कार्य में रुचि रखते हुए चिकित्सा के क्षेत्र में वैद्य की उपाधि भी प्राप्त की। पुराने लोग उन्हें बड़े ही चाव से बड़े डॉक्टर साहब के नाम से आज भी जानते हैं। दत्ताजी के नाम से सुविख्यात वे तृतीय वर्ष शिक्षित होकर आजीवन संघ के सक्रिय स्वयंसेवक रहे। शिक्षक के नाते अनेक संघ शिक्षा वर्गों में एक माह शिक्षक बनकर जाते रहे। शिक्षा दान जैसे कार्य में उनकी विशेष रुचि होने से उन्होंने गणित, अंग्रेजी, संस्कृत के विषय में BA, MA के अनेक छात्र छात्राओं को सदैव ज्ञानोपार्जन कराया। सरस्वती शिशु मंदिर नौगांव में आचार्य से लेखापाल तक उनका शानदार प्रदर्शन रहा। वे आजीवन गौ सेवा में रत रहे। अपने अंतिम समय में 5 गायों की सेवा शुश्रूषा ही उनका मुख्य कार्य हो गया था। संभाग में जब कोई प्राइवेट ITI नहीं थी, तब उन्होंने कंपनी बाग, ईसानगर रोड, नौगांव में ITI प्रारंभ की, जो उत्तरोत्तर उन्नति करती गई। शिक्षा के प्रति उनकी रुचि का ही परिणाम था कि चारों पुत्रियों को मास्टर डिग्री तथा B.Ed तक शिक्षित कराया। वहीं एक पुत्री व पुत्र को डॉक्टर ऑफ फिलॉसफी भी कराई। सभी पुत्रियां भी शिक्षीय कार्य में हैं। वहीं पुत्र संघ के प्रचारकों की श्रेणी में आकर अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के प्रांत अध्यक्ष, प्रांत प्रमुख व प्रांत संगठन मंत्री, महाकौशल प्रांत के दायित्वों का निर्वहन करता रहा है। डॉक्टर राकेश मिश्र आज भी भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री अमित शाह जी के साथ दिल्ली में कार्यरत हैं। श्री मिश्र जी ने अयोध्या आंदोलन में 1990 की कार सेवा में बढ़ चढ़कर भाग लिया। 1992 में विवादित ढांचा विध्वंस में छतरपुर जिले के 2 कार सेवकों में से वे एक थे जो वहां पहुंच सके।
1990 की कश्मीर की एकता यात्रा में डॉक्टर मुरली मनोहर जोशी जी के नेतृत्व में यात्रा के समापन में लाल चौक पर तिरंगा ध्वज फहराने के लिए गए। भारत भ्रमण व संस्कृति परिचय में उनकी गहन रुचि रही। लेह लद्दाख में सिंधु दर्शन यात्रा रही हो या अमरनाथ की यात्रा, वे हर जगह सपत्नीक सहभागी रहे। अरुणाचल प्रदेश का परशुराम कुंड हो या कन्याकुमारी में धनुषकोटी तथा गंगोत्री में गौमुख तक की दुर्गम यात्रा या गंगा सागर का पवित्र जल, सभी दुर्गम स्थानों पर आम पर्यटक की तरह उन्होंने यात्राएं की, अपने अनुभवों का लेखन साझा किया। साधनों की शुचिता व नैतिकता के पक्षधर श्री मिश्र ध्येय के प्रति समर्पित, दृढ़ निश्चयी व कठोर परिश्रमी रहे। जब लोग त्योहारों में प्रसन्नता मनाते, वे अपने कार्य में मौन रूप से लगे रहे और दीन दुखियों की सेवा करते रहते थे। 93 वर्ष की आयु में वे पूर्ण स्वस्थ थे। 16 अप्रैल 2016 को अचानक हुए मस्तिष्क आघात में वे कोमा में चले गए। नई दिल्ली स्थित अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान व डॉक्टर राम मनोहर लोहिया अस्पताल में 3 माह तक गहन चिकित्सा हुई। न्यूरो वैज्ञानिकों के लिए इतनी उम्र का यह पहला केस था जिसमें रोगी इतनी तीव्र गति से ठीक होकर पुनः नौगांव अपने घर पर ही विश्राम करने लगा। डॉक्टरों का मत था कि इनकी गौसेवा, खान पान, दिनचर्या से ही इनका जीवन प्रेरणादायी रहा है। 1 नवंबर 2016 को प्रातः 6:30 बजे वे इस लोक से मुक्ति पाकर गोलोक धाम को प्रस्थान कर गए। अंतिम संस्कार में देश विदेश की महान हस्तियों के शोक संदेश प्राप्त हुए। संपूर्ण जिले के प्रमुख व्यक्तियों ने दिवंगत आत्मा को श्रद्धा सुमन एवं श्रद्धांजलि अर्पित की। दिल्ली से लेकर गांव तक शोक की लहर दौड़ गई। ऐसे महान प्रेरक व्यक्तित्व को प्रणाम और विनम्र श्रद्धांजलि, विनम्र प्रणाम। तो अभी तक काफी लोग जुड़ चुके होंगे और ठीक 7 बजे हमारा कार्यक्रम शुरू हो जाएगा। तब तक हम थोड़ी सी स्वास्थ्य के बारे में बातें कर लेते हैं। तो सबसे पहले तो हम ये जानें कि जिस भी व्यक्ति का स्वास्थ्य अच्छा होता है, स्वास्थ्य अच्छा होने से यह एक स्वास्थ्य जो है एक व्यक्तिगत व सामाजिक अनुभूति है। जब भी हम स्वास्थ्य की बात करते हैं तो हम सिर्फ शारीरिक स्वास्थ्य की बात नहीं करते, बल्कि हम बात करते हैं मानसिक स्वास्थ्य, भावनात्मक स्वास्थ्य एवं सामाजिक स्वास्थ्य। आज की जो हम चर्चा करने जा रहे हैं वो महिलाओं की स्वास्थ्य से संबंधित है। पुरुषों का स्वास्थ्य भी उतना ही महत्वपूर्ण है, लेकिन फिर भी महिलाओं का स्वस्थ होना बहुत ही आवश्यक है, क्योंकि महिलाएं जो हैं वो घर की धुरी हैं। उन पर पति, बच्चे, दादा दादी सभी आश्रित रहते हैं। इसलिए महिलाओं का स्वस्थ होना बहुत ही जरूरी है। जब एक महिला स्वस्थ होती है तो वो प्रसन्न रहती है, वो बहुत ही सक्रिय हो जाती है और बहुत ही सृजनशील भी हो जाती है। उसमें नए नए चीज़ों का उपयोग करने का मन होता है और वो खुद को बहुत ही समझदार और योग्य भी महसूस करती है। इन सब बातों की होने से यह फायदा होता है कि वह अपने दैनिक कार्यों को अपने शक्ति और बल से बहुत ही संतोषजनक ढंग से, प्रभावी रूप से
कार्य कर पाती है। परिवार और समाज में निर्धारित महिलाओं की जो अनेक भूमिकाएं हैं, माँ की, बहन की, पत्नी की, इन सभी भूमिकाओं को वो बहुत अच्छी तरह से निभा पाती है। महिलाओं के स्वास्थ्य का उनके जीवन पर महिलाओं के स्वास्थ्य का असर जो है सभी पर पड़ता है। कई वर्षों तक तो महिलाओं का जो स्वास्थ्य होता था, तो उसे सिर्फ़ उसका महिलाओं का स्वास्थ्य सेवा से जो अर्थ होता था, वो सिर्फ़ गर्भावस्था और प्रसव में दी जाने वाली मात्र स्वास्थ्य सेवाओं से ही अ, एसोसिएटेड रहता था, सिर्फ़ उसी से उसको एसोसिएटेड मानते थे। जबकि ये सेवाएँ आवश्यक तो बहुत हैं, लेकिन इसमें महिलाओं की सिर्फ़ माँ की भूमिका ये जो सेवा है सिर्फ़ माँ की भूमिका को ही दर्शाती है। जबकि महिलाओं के बहुत से अन्य क्षेत्र हैं, जहाँ उनकी उपयोगिता है और जहाँ वो अपना योगदान दे सकती हैं। इसलिए महिलाओं का स्वास्थ्य एक बहुत ही महत्वपूर्ण विषय है। और मेरा तो पूरा विश्वास है कि हर महिला को संपूर्ण जीवन में पूर्ण स्वास्थ्य सेवाएं प्राप्त करने का अधिकार है। महिला से संबंधित स्वास्थ्य सेवाएं जीवन के हर क्षेत्र में उसके लिए सहायक होनी चाहिए, न केवल उसकी पत्नी व माँ की भूमिका के लिए। दूसरी बात यह है कि महिला के स्वास्थ्य पर न केवल उसके शरीर की संरचना, बल्कि उसके इर्द-गिर्द का सामाजिक, सांस्कृतिक, आर्थिक तथा राजनीतिक परिस्थितियों का उन पर भी प्रभाव पड़ता है। अब हम थोड़ा-सा जानना चाहेंगे कि मु पुरुषों के स्वास्थ्य तो ज़रूरी है ही, लेकिन क्या भिन्नता क्या है? पुरुषों की तुलना में अधिक महिलाओं को अ, शिक्षा और पैरों पर खड़े होने की आज़ादी नहीं होती है। उन्हें इन चीज़ों से कई बार महिलाओं को इन चीज़ों से वंचित रखा जाता है। दूसरी बात यह है कि कई महिलाएँ जो हैं, चुपचाप मानसिक व भावनात्मक समस्याओं से पीड़ित रहती हैं। ऐसा भी देखा गया है कि पुरुषों के मुकाबले महिलाओं को संबंधों में प्रबलता का सामना करना पड़ता है और पुरुषों की तुलना में काफ़ी कम महिलाओं को संपूर्ण स्वास्थ्य की जानकारी होती है। ऐसी महिलाओं की काफ़ी अधिक अ, ऐसी महिलाओं की संख्या काफ़ी अधिक है जिनका उनके स्वयं के स्वास्थ्य संबंधित मूलभूत निर्णय लेने पर कोई नियंत्रण नहीं होता। वे ये निर्णय ले ही नहीं पाती हैं कि हम किस डॉक्टर के पास जाएँ या अ, किस प्रकार की स्वास्थ्य संबंधी अ, क्या इस स्वास्थ्य का क्या निदान लें। महिलाओं का स्वास्थ्य सुधारने के लिए उनकी स्वास्थ्य समस्याओं का उपचार तो आवश्यक है ही, साथ ही साथ उनकी जीवन परिस्थितियों में भी परिवर्तन लाना ज़रूरी है, ताकि उन्हें अपने स्वास्थ्य एवं जीवन पर अधिक नियंत्रण व शक्ति मिल सके। जब महिला स्वस्थ होती है, तो इसका लाभ पूरे परिवार ही नहीं, पूरे समुदाय को मिलता है। इससे अगर महिला स्वस्थ है, तो बच्चे भी स्वस्थ होंगे। वह अपने परिवार की देखभाल बेहतर तरीके से कर सकेगी। इस प्रकार समाज के प्रति और योगदान भी दे सकेगी। तो किसी महिला की जो स्वास्थ्य की समस्या है, वो केवल उसकी समस्या नहीं होती, ऐसा हमें मानना चाहिए। तो महिलाओं का जो स्वास्थ्य है, एक सामाजिक व सामुदायिक मुद्दा है। शरीर तो ऐसा होता है कि कब कौन-सा रोग लग जाए कहना कठिन है।
फिर भी कुछ बीमारियां ऐसी हैं जो महिलाओं को आम तौर पर पीड़ित करती रहती हैं, किंतु वे कुछ परंपरागत सामाजिक व्यवस्था और कुछ स्वाभाविक शर्म व संकोच के कारण किसी से कह नहीं पाती और चुपचाप पीड़ा सहती रहती हैं, भुगती रहती हैं। तो इसका क्या दुष्परिणाम होता है? इसका यह दुष्परिणाम होता है कि रोग बढ़ जाता है और कभी-कभी तो असाध्य भी हो जाता है। कई बार जब उन्हें वो किसी डॉक्टर के पास नहीं जा पाती हैं, तो वे क्या है कि नीम हकीमों के चक्कर में पड़ जाती हैं और या फिर स्वयं ही अपना इलाज करने लग जाती हैं, जिससे कि धन और समय दोनों की बर्बादी होती है और साथ ही साथ वे अपना रोग भी बढ़ा लेती हैं। इसलिए इस वेबिनार को आयोजित करने की ज़रूरत पड़ी। हमने अभी तक सेवा न्यास के द्वारा पहले 6 वेबिनार ऑर्गेनाइज किए जा चुके हैं, लेकिन कई महिलाओं ने हमें पत्र लिखा, कुछ ने टेलीफोनिकली कहा कि महिलाओं में बहुत सी स्वास्थ्य की समस्याएँ हैं और उनका निदान भी अगर हो जाए इस वेबिनार के द्वारा तो बहुत ही अच्छा होगा। इसलिए इस वेबिनार को आज आयोजित किया गया है और इसमें हमारे साथ एक बहुत ही मशहूर डॉक्टर हैं जो हमारे साथ इसमें जुड़ेंगी और उनका नाम है डॉक्टर दिव्या नागपाल गुप्ता। आज कई महिलाओं ने बहुत से प्रश्न हमारे पास पहले से ही भेज दिए हैं और इस वेबिनार में कई जगह से लोग जुड़ने वाले हैं, जैसे कि सतना से, रीवा से, पन्ना, सीधी, छतरपुर, टीकमगढ़, महोबा, बांदा, चित्रकूट, प्रयागराज, इन सभी जगहों से बड़ी संख्या में लोग जुड़ भी चुके हैं और कुछ जुड़ते जा रहे हैं, क्योंकि ठीक 7 बजे इस कार्यक्रम का विधिवत आरंभ होगा। और जबलपुर से भी कुछ लोग जुड़ने वाले हैं, कुछ विदेशों से भी जुड़ने वाले हैं। इस प्रकार बहुत सारे लोग इससे जुड़ने वाले हैं और मुझे पूरी उम्मीद है कि आज का वेबिनार बहुत ही सफल होगा और जितनी ज़्यादा संख्या में लोग जुड़ेंगे, उतने ही ज़्यादा लोगों को इसका फ़ायदा मिलेगा। क्योंकि जो डॉक्टर हमारे साथ जुड़ने जा रही हैं, वो बहुत ही वो इन चीज़ों की महिलाओं के रोगों की स्पेशलिस्ट हैं और इसलिए वो बहुत ही अच्छे तरह से सभी समस्याओं का निदान बताएँगी, जिससे सभी लोगों को बहुत ही फ़ायदा होगा। अभी करीब 7-8 मिनट और बाकी हैं हमारा कार्यक्रम विधिवत रूप से शुरू होने में, तो तब तक अ, आप लोगों से मैं कुछ और चर्चा कर लेती हूँ। ये जो हमारे साथ जो डॉक्टर जुड़ने वाली हैं, वो इंदौर की हैं, दिल्ली कॉलेज में पढ़ी हुई हैं। उनके बारे में और जानकारी तो मैं ठीक 7 बजे दूँगी। फिर भी थोड़ी बहुत जानकारी अभी दे देती हूँ कि ये बहुत ही बहुमुखी प्रतिभा की धनी हैं और अ, इनकी जो पढ़ाई है वो पूरी ही पढ़ाई इनकी स्कॉलरशिप के बेस पर हुई है, जो एक जिससे कि हमें भी इस चीज़ का गर्व महसूस होता है कि इतनी विशिष्ट डॉक्टर हमारे साथ जुड़ने जा रही हैं। इन्होंने जो है चौथराम हॉस्पिटल से हाई रिस्क प्रेगनेंसी में प्रशिक्षण लिया हुआ है। सिर्फ इतना ही नहीं कि ये डॉक्टरी के क्षेत्र में, बल्कि इन्होंने अन्य क्षेत्रों में भी जैसे काम किया है, जैसे कला और संस्कृति के क्षेत्र में भी काम करने वाली एक संस्था है रस भारती, ये उसकी भी सक्रिय सदस्य हैं। तो इसलिए हम कह सकते हैं कि इनमें कई प्रतिभाएँ हैं और जब आप उन्हें सुनेंगे तो आपको पता चलेगा कि वो कितनी विशिष्ट महिला हैं और अ, हमें क्या-क्या इनसे सीखने मिलेगा। इस तो
अब हम 7 बज चुके हैं और अब हम विधिवत इस कार्यक्रम का आरंभ करते हैं। पंडित गणेश प्रसाद मिश्र सेवा न्यास द्वारा आयोजित इस 7वीं वेबिनार में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। सभी को नमस्कार। कई बहनें, माताएं जुड़ी हुई होंगी, सभी को बहुत बहुत नमस्कार और सभी का हार्दिक स्वागत। आज की परिचर्चा बहुत ही महत्वपूर्ण विषय पर है। आज का जो विषय है वो है महिलाओं की स्वास्थ्य समस्याएं और निदान। और हमारे साथ जुड़ चुकी हैं डॉक्टर दिव्या नागपाल गुप्ता। मैं उनका हार्दिक स्वागत करती हूँ। दिव्या जी, नमस्कार। पहले मैं थोड़ा सा दिव्या जी के बारे में आप लोगों को बता देती हूँ। आप जो हैं दिल्ली कॉलेज इंदौर से पढ़ी हुई हैं। आपने पूरी चिकित्सा की पढ़ाई मेरिट से मिलने वाली स्कॉलरशिप द्वारा पूरी की है। आप इस कोर्स में केवल महिलाओं की स्वास्थ्य समस्याओं का समाधान कर रही हैं, बल्कि महिलाओं के सामाजिक सरोकार और उनको आत्मनिर्भर बनाने के लिए जीवन से जुड़ी हुई सामाजिक समस्याओं को सुलझाने का काम भी कर रही हैं। आपका रिसर्च पेपर गर्भ संस्कार एवं अंतर्राष्ट्रीय सेमिनार में पुरस्कृत किया जा चुका है। किशोर बालिकाओं 13 से 17 वर्ष में होने वाली स्वास्थ्य समस्याओं की आप विशेषज्ञ डॉक्टर हैं। इंदौर उत्थान अभियान की सक्रिय सदस्य हैं। कला और संस्कृति के क्षेत्र में काम करने वाली संस्था रस भारती की सक्रिय सदस्य हैं। दिल्ली कॉलेज ऑफ इंदौर की व्यवस्थापन समिति की सदस्य हैं। आप महिलाओं के उत्थान और आत्मनिर्भरता के लिए कृत संकल्प हैं। आपका मानना है कि भारत की बेटियां पढ़ी लिखी, स्वस्थ एवं आत्मनिर्भर हों। आप एनजीओ ज्वाला, जो आज की महिलाओं की सशक्त आवाज है, की संस्थापक हैं। दैनिक भास्कर, नई दुनिया व डीएनए न्यूज़पेपर में आपके महिलाओं के स्वास्थ्य पर नियमित आलेख छपते हैं। दूरदर्शन व टीवी चैनल पर महिलाओं पर होने वाली चर्चाओं में आप भाग लेती रहती हैं। तो आपका बहुत बहुत स्वागत है और अब मैं आपसे अनुरोध करती हूँ आप प्रमिला जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपको मेरी आवाज बराबर आ रही है? जी जी, बिल्कुल सुनाई दे रही। क्या बात। आपका बहुत बहुत धन्यवाद और आभार पहले इसलिए व्यक्त कर रही हूँ कि आपके माध्यम से सुदूर बैठी बहुत सारी मेरी बहनें हैं जिनसे मुझे जुड़ने का आज मौका मिल रहा है। मैं आभारी हूँ पंडित गणेश प्रसाद मिश्र सेवा न्यास के पदाधिकारियों की, जिनके माध्यम से आज मुझे ये मौका मिला है कि मैं आप सबके बीच हूँ, रूबरू हूँ और आपकी अगर समस्या को समाधान करने का मैं निमित्त मात्र बनूं तो ये मेरा सौभाग्य होगा। जैसा कि आपकी कथन में था, मैं आपको सुन रही थी और मुझे बहुत अच्छा लग रहा था कि आपने एक तो इस विषय को चुना। बहुत सारी महिलाएं इस तरह की कष्टों से गुजरती हैं, इस समय समझ में नहीं आता है कि हमें कहाँ जाना है, किससे सही राय लेनी है, क्या करा जाए। और इस दुविधा में उनकी हो सकता है कि बीमारी काफ़ी कुछ बढ़ती चली जाती है। समस्या एक और ये भी है कि महिला अपने आप को पहले परिवार को रखती है, फिर बच्चे रखती है, उसका नंबर हमेशा सबसे लास्ट में आता है। जबकि मेरा मानना ये है कि महिला किसी भी परिवार की धुरी होती है। सारा परिवार उसके आसपास घूमता है। सब लोग उस महिला के आसपास जो भी कुछ वो कर रही है, चाहे वो चाहे या न चाहे, माने या न माने,
लेकिन उस महिला के होने से ही उस परिवार का सब कुछ चलता है। चाहे वो खाना हो, चाहे वो कपड़े हों, चाहे वो किसी का सामान छूट गया हो, सामान करना हो, चाहे दवाई हो, चाहे किसी की सेवा करनी हो। तो ये सब गृहस्थी एक महिला अपने कंधों पर बिना कुछ बिना बिना कुछ कंप्लेंट करे वो लगातार करती चली जाती है। लेकिन कोई पलट के उससे नहीं पूछता है कि तुम कैसी हो, तुमने आज खाना खाया कि नहीं खाया, तुम्हारी दवाई तुमने सही समय पर ली कि नहीं ली, क्या तुम्हें कोई कष्ट है। और वो चुपचाप ये सब करती चली जाती है। तो अब समय आया कि हम सब, चाहे महिलाएं स्वयं अपने लिए भी करें, लेकिन परिवार का भी कुछ कायदा कानून नियम होना चाहिए कि वो अपनी महिलाओं को थोड़ा ना थोड़ा, कभी ना कभी, थोड़ा बहुत इस तरह की यदि सांत्वना, सद्भावना देते रहेंगे तो महिला अपना काम, अपना कृत्य दोगुनी शक्ति के साथ करती है। जैसा कि जानते हैं कि परिवार का सारा जिम्मा वो नींव है जिस पर महिला का सारा कर्म टिका हुआ है। अगर परिवार स्वस्थ है तो जैसा आपने कहा था कि समाज स्वस्थ होगा। और हम अब हमारे माननीय प्रधानमंत्री न्यू इंडिया की बात करते हैं, तो वो न्यू इंडिया की नींव तो महिला है। और महिला यदि परिवर्तन करेगी तो ये देश उठ खड़ेगा और चल पड़ेगा, और चलेगा ही नहीं, दौड़ पड़ेगा। इसलिए अब वो समय आ गया है कि महिलाएं उठें, जागृत हों, अपनी शक्ति को पहचानें। और महिला की शक्ति तो अपार है। मैं इस बात पे हमेशा विश्वास करती हूँ कि मैं शायद जामवंत जी की तरह हूँ, कि मैं आपको याद दिलाऊं जैसे उन्होंने हनुमान जी की शक्ति को याद दिलाया था और उन्होंने समुद्र लांघ दिया था। ऐसे मैं आपको याद दिला दूं कि आप महिलाओं में अपार शक्ति है। अपनी शक्ति को पहचानिए, समुद्र लांघने की तक की शक्ति है आपकी, उसको पहचानिए और इससे बिल्कुल न डरिए, बिल्कुल न इस बारे में सोचिए। अपने बारे में कहीं ना कहीं, कभी ना कहीं जरूर थोड़ा सा विचार करिए। और क्या क्या कर सकते हैं, कैसे कर सकते हैं, उसके बारे में आज भी चर्चा करेंगे। तो 2-3 चीजें तो फिक्स कर लीजिए कि ये आपको अपने जीवन में करना ही है। और वो 3-4 चीजें क्या है? पहली चीज तो ये कि आप अपने लिए रोजाना कम से कम 1 घंटा निकालेंगे। और उस 1 घंटे में आपको क्या करना है? 1 घंटे में आपको नियमित अपने लिए एक एक्सरसाइज, किसी भी तरह का व्यायाम आपको नियमित, वो एक सिर्फ और सिर्फ आपका होना चाहिए, जिसमें आप किसी से कोई बातचीत ना करें, कोई आपके साथ ना हो। वो 1 घंटा आपका होता है। 24 घंटे में से 1 घंटा आपका। चाहे आप योग करना चाहें, योग करें, आप वॉक पे जाना चाहें, वॉक पे जाएं। सबसे सस्ता सुंदर टिकाऊ व्यायाम है वॉक पे जाना, चलना। आप कम से कम 40 से 45 मिनट का एक नियमित व्यायाम या वॉक पे जरूर जाएं, खुली हवा में जाएं। मास्क आजकल लगा के जाना अनिवार्य है, उसको लगा के भी जाएं, कपड़े का मास्क पहनिए और जाएं। और ये व्यायाम अवश्य करें। इसके 2 फायदे, एक तो ये कि आप ताज़ी हवा में जाएंगे, दूसरा ये कि जब आप ताज़ी हवा में अकेले जाते हैं तो अपने आप से वार्तालाप करते हैं। और आपका ये वार्तालाप अपने आप से होना बहुत आवश्यक है, क्योंकि ये समय सिर्फ आपका है। आप किसी और के बारे में नहीं, अपने बारे में विचार करें। जब आप खुली हवा में जाते हैं तो आपको अच्छे विचार आते हैं, और अच्छे विचारों को आप आत्मसात करते हैं और अपने जीवन में आगे लेके जाते हैं। इसलिए ये 1 घंटा हुआ, ये आपका हुआ। दूसरा सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ ये है कि हम महिलाएं अमूमन पूरे परिवार के शौक का खाना बनाती हैं, सब कुछ करती रहती, खाना है क्या बनाए, सबको पूछ के बना दिया जाता है। लेकिन कोई आपसे नहीं पूछता है कि आप क्या खाएंगे, और आपने शायद कभी याद भी नहीं होगा कि अपने लिए कौन सा पौष्टिक आहार कब खाया था। इसलिए मेरा आपसे हाथ जोड़ के विनम्र निवेदन है कि पौष्टिक आहार आप अपने लिए, स्वयं के लिए जरूर बनाएं और खाएं। अपने स्वास्थ्य की चिंता तब करेंगे जब आप अच्छा खाना खाएंगे। इसलिए एक स्वास्थ्यवर्धक खाना, ऐसा जरूरी नहीं कि जो बचा खुचा होगा मैं खा लूंगी। अगर ज्यादा बच गया है और फ्रिज में नहीं रखना है और ज्यादा क्यों रखना है तो मैं खा लूंगी। अब डस्टबिन नहीं है, इसलिए ज्यादा मत खाइए, लेकिन जितना है उतना आपके शरीर के लिए अच्छा है। तला गला मीठा जो नहीं खाना है, जो हम सब जानते हैं।
अधिकतम दिन में 1 बार दूध का सेवन, इस तरह की कुछ चीज़ें हैं जिनका सेवन आपके लिए बहुत ज़रूरी है। इसको आप अवश्य करें। तो मैं हम सबसे निवेदन करूँ, ईश्वर को नमन करना बहुत आवश्यक है। रोज़ सुबह शाम हम सब जानते हैं कि हमको ईश्वर के प्रति अपनी आसक्ति दिखाना बहुत आवश्यक है। लेकिन क्या ये आवश्यक है कि हम हर व्रत उपास करते हुए अपने सारे जीवन में भूखे रहें या उससे बसा से बढ़ा हुआ खाना खाएं? जो व्रत उपास की थाली है वो या तो आलू है या साबूदाना है या जो भी कुछ है, वो आपके शरीर के लिए अच्छा नहीं है। इसलिए उपवास करना है तो अन्न छोड़ना जरूरी है, लेकिन उसके जगह पर अगर आपने साबूदाना या आलू खा लिया है या तला हुआ कुछ और खा लिया है, तो वो आपके शरीर के लिए और हानिकारक है। और अब व्रत उपास ज़्यादा करने से जो एसिडिटी होती है, वो एसिडिटी आजीवन आपके साथ चलती है। ये कुछ बीमारियां हैं जो आप अनावश्यक आमंत्रित कर रहे हैं, इसलिए इनसे दूर रहें। मानसिक स्वास्थ्य सबसे बड़ा है, शारीरिक स्वास्थ्य उसके बाद आता है। यदि आप मानसिक खुश नहीं हैं, अच्छे नहीं हैं, तो आपका शरीर अपने आप स्वयं बीमार रहने लग जाता है। तो सबसे पहले मानसिक स्वास्थ्य अच्छा होना जरूरी है। इसलिए अच्छे फ्रेंड्स रखिए अपने आसपास जो आपके साथ हंसे खेले, बात शेयर करें। लेकिन आप अपने घर की समस्या, परिवार की समस्या के साथ न करें, क्योंकि वो आपको एडवाइस नहीं देंगे। वो आपके साथ सिर्फ हंसी ठट्ठा करेगी, लेकिन आपकी समस्या का निदान नहीं होगा। आपकी समस्या का निदान, शारीरिक समस्या का निदान सिर्फ और सिर्फ आपके डॉक्टर के पास है। इसलिए आप जब भी कोई कष्ट हो, प्लीज़ आप डॉक्टर से संपर्क करें, उनके पास जाएं। और डॉक्टर यदि आपको कोई इन्वेस्टिगेशन करने के लिए बोलते हो तो कृपया ज़रूर करवाइए, क्योंकि जांचों के माध्यम से ही सही बीमारी का इलाज तक पहुंचना बहुत ज़रूरी होता है। तो कई बार डॉक्टर ऐसा नहीं है कि खराब आपके पास जांचें लिख के दे रहे हैं, कई बार असली बीमारी तक पहुंचने के लिए बहुत सारी जांचें लिखना आवश्यक पड़ जाता है। तो ये डॉक्टर का कष्ट नहीं है। हमको समझना चाहिए कि हमारी असली बीमारी तक पहुंचने के लिए डॉक्टर जांचें करवा रहे हैं। ये मेरी कुछ आप लोगों से 4-5 से नियमित बातें थी। मैं इसके माध्यम से आपको ये कहना चाहूँगी कि आपका शरीर सिर्फ आपका है, आपका दुख सिर्फ आपका है, आपका कष्ट सिर्फ आपका है और आपकी खुशी सिर्फ आपका है। इसलिए आज आप जिस स्थिति में हैं, मेरा आपसे निवेदन है कि उस स्थिति को सुधारने का माध्यम भी सिर्फ आप ही के पास है, उसका इलाज भी सिर्फ आपके पास है। इसलिए आप उठिए, जागृत होइए और अपने बारे में अब सोचना शुरू कर दीजिए, क्योंकि परिवार के बारे में सोचना आपने सारे जीवन में करा है, लेकिन अब समय आ गया है कि अब आप अपने बारे में ज़रूर सोचिए, थोड़ा सोचिए, ज़्यादा सोचिए, लेकिन सोचिए ज़रूर। आइए, अब आपसे कोई प्रश्न हो प्रमिला जी, तो हम प्रश्नों के आमंत्रित करूंगी, आप प्रश्न ले सकती हैं। तो पहला प्रश्न जो है वो यह है कि जिन्होंने ये प्रश्न भेजा है उनकी उम्र 44 वर्ष है और उन्होंने लिखा है कि उनको पिछले 5 वर्ष से यूरिन जाते समय जलन होती है, कभी ज्यादा होती है कभी कम। तो क्या परेशानी हो सकती है? और पीरियड्स के दौरान भी पिछले 3 वर्षों से शुरू के 3 दिन में होती है, तो कृपया इसका आप कोई उपाय बताएं। जी। महिलाओं को यूरिन इन्फेक्शन यानी पेशाब में जलन होना, बार बार आना, उसके कारण से निचला हिस्से का पेट दुखना, कभी कभी बुखार भी चढ़ जाना कॉमन है। और ये अमूमन महिलाओं के इस सारे के सारे सफ़र में मैं हमेशा ये एक बात जिक्र करती हूँ कि 5 से लेकर 55 तक महिलाओं का सफ़र कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ कष्टों से भरा हुआ है। हर पड़ाव में उसके लिए एक नई बीमारी, एक नया कष्ट है। लेकिन कुछ तकलीफें ऐसी हैं जो हर उम्र के साथ चलती हैं, जैसे कि ये यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन, जिसको हम यूटीआई भी कहते हैं, वो होता है। 2-3 कारण हैं। एक तो ये कि हमारे अंदर बॉडी इम्यूनिटी बहुत लो है। हमें बार बार ये तकलीफ इसलिए होती है क्योंकि हमारे शरीर में प्रतिरोधक क्षमता नहीं है या कम है। इसको बढ़ाने के तरीके क्या हैं? इसको बढ़ाने के लिए आपको विटामिन सी यानी नींबू का सेवन नियमित करना चाहिए। हमारे लिए सबसे अधिक उपलब्धता विटामिन सी यानी नींबू की है, जो हम एक नियमित नींबू पानी सुबह पी लेने से, 1 गिलास नींबू पानी पीने से हमारे लिए बहुत लाभदायक होता है।
आपको जान के आश्चर्य होगा कि हरी मिर्ची में विटामिन सी बहुत होता है, लेकिन हरी मिर्ची अत्यधिक यदि खाई जाए तो उससे एसिडिटी होती है, पेप्टिक अल्सर होते हैं, पेट में अल्सर हो जाती है। हमारे पुराने पूर्वजों ने बहुत अच्छा एक नियम बनाया था, जब सब्जी बनाते समय हरी मिर्ची तोड़ के डाल दी जाती थी, ताकि उसका सारा तत्व सत्व उस खाने में आ जाए। तो मेरा आपसे निवेदन है कि इस छोटी-छोटी चीज़ों को डालने से आपके शरीर की प्रतिरोधक क्षमता बढ़ जाएगी। इसको करिए। दूसरी बात ये है कि आप पानी का अत्यधिक सेवन करिए। पानी जितनी बार पीते जाएँगे, उतनी बार यूरिन आप पास करते जाएँगे। उस यूरिन को पास करने से वहाँ पे घर नहीं बना पाएगा, जो बैक्टीरिया वहाँ बैठ के घर बना लेता है, वो नहीं बना पाएगा, इसलिए उसका बार-बार होना अच्छा लगता है। तीसरी बड़ी बात ये है कि आप कहीं बाहर हो और बार-बार पेशाब को रोक रहे हैं, तो भी एक बहुत बड़ी गड़बड़ पैदा हो सकती है। इसलिए जितनी बार यूरिन आए, ज़रूर जाइए। ऐसा कहा जाता है कि अगर आप यूरिन करने जाते हैं, एक बार नॉर्मल पानी से धो लीजिए, धोने के बाद सुखा लीजिए, सूखे कपड़े से पोंछ लीजिए, ताकि आपको कहीं पे भी कोई यूरिन का कोई इन्फेक्शन आता हो, तो वो साफ हो जाए और आपके शरीर के अन्य जगहों पर ना लगे। ये छोटी-छोटी चीज़ें कर लेने से आपका बॉडी की प्रतिरोधक क्षमता जब बढ़ जाती है, तो यूरिन इन्फेक्शन बार-बार नहीं होता है। और यदि होता भी हो, तो किसी एक डॉक्टर से ज़रूर कंसल्ट करिए, जो आपको यूरिन टेस्ट के साथ-साथ यूरिन कल्चर भी ज़रूर करवाए, ताकि उससे ये पता चले कि आपको कौन-सी दवाई इस बीमारी में सार्थक होगी और कारगर साबित होगी। तो ज़रूरी है कि यूरिन टेस्ट नहीं, यूरिन कल्चर कराना भी उतना ही आवश्यक है। ये रहा एक छोटा-सा यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन का आपका छोटा-सा आंसर। जी, प्रमिला जी और कुछ? पीरियड से रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस और हैं कि जी। इनकी उम्र 18 से 20 वर्ष की है और इन्होंने लिखा है कि पीरियड्स जी। होने के 2 दिन पहले इनके चेहरे पर बहुत फुंसियाँ हो जाती हैं। ये किस कारण जी। से होती हैं और इसके बचने का कोई उपाय आप बताएँ? एक माहवारी के पहले 1 हफ्ता पहले से हमारे शरीर में एक हार्मोन बहुत ज़ोर से, ताकत से हमारे शरीर में आता है। वैसे तो 15 दिन से उसका डेवलप होना शुरू हो जाता है, लेकिन 1 हफ्ता पहले वो बहुत ज़ोर मारता है। इस हार्मोन को बोला जाता है प्रोजेस्टेरॉन। ये जो हार्मोन है, ये हार्मोन हमारे शरीर में बहुत तरह-तरह के चेंजेस लाता है। ऐसा कहा जाता है, इसका एक कैटेगरी है जिसका टर्म है प्री मेंस्ट्रुअल सिंड्रोम, यानी माहवारी के आने के पहले की क्या-क्या लक्षण। आपको जान के आश्चर्य होगा कि किताबों में माहवारी आने के पहले करीब 150 लक्षण लिखे गए हैं, जिनमें से शरीर पर मुहासे आना भी एक बहुत बड़ा लक्षण है। और ये इस हार्मोन का, इसका विलेन अगर मैं कहूँ तो ये हार्मोन है। किसी को पेट फूल जाता है, किसी को वज़न बढ़ जाता है, किसी को बहुत मूड चेंजेज़ आते हैं, कोई बहुत इरिटेबल हो जाता है, किसी को बहुत रोना आता है और चिड़चिड़ाहट आती है, झगड़ा करने की होती है, डिप्रेशन आ जाता है, ऐसे अनेक-अनेक सिम्पटम्स आते हैं। तो मुहासे आना एक आम बात है, ये होता है, ये सिर्फ़ एक पर्टिकुलर हार्मोन के कारण है। धीरे-धीरे जैसे-जैसे शारीरिक क्षमता बढ़ती चली जाती है, इस हार्मोन का असर कम होना शुरू हो जाता है और इसकी चिंता न करें। यदि ये परमानेंट मार्क्स दे रहा हो, एक मुहासा आया और वो परमानेंट निशान छोड़ के जा रहा हो, तो आप तुरंत डॉक्टर से संपर्क करें और उनको बताएँ, वो आपका इलाज कारगर रूप से कर सकेंगे। जी। धन्यवाद। इसी से संबंधित एक और क्वेश्चन है कि जी। वो जो इनकी छतरपुर से पूछा गया है, इनकी उम्र 22 साल है। जी। इन्हें पीरियड्स के वक़्त जो जी। है 3 से 5 दिन तक बहुत दर्द होता है और एलोपैथिक दवा के अलावा वो किसी से ठीक नहीं होता है। तो इन्हें हर जी। बार दवा लेनी पड़ती है। तो क्या इस दवा को लेने से कोई दुष्प्रभाव तो नहीं होगा? जैसा कि मैंने कहा कि ये बहुत कॉमन है, सबसे कॉमन कंप्लेंट इतना ही है। अमूमन इसकी दवाई माहवारी शुरू होने के समय लेने के बजाय अगर हम 2 दिन पहले से लेना शुरू करते हैं, तो इसका असर ज़्यादा अच्छा होता है। किन्हीं लोगों को इस दवाई का सेवन करना बहुत आवश्यक हो जाता है, कोई बात नहीं, कर लीजिए। ये दवाइयाँ बनी ही आपके लिए, इनसे आपके शरीर को कोई नुकसान नहीं होगा। लेकिन छोटे-छोटे घरेलू इलाज भी अच्छे होते हैं, साथ-साथ में वो भी करते रहिए। जैसे कि हमारे पुराने ज़माने में अजवाइन
को आप तवे पे सेक कर, बिना तेल के आप अजवाइन को तवे पे सेक लीजिए, और थोड़ी सी अजवाइन और थोड़ा सा मीठा सोडा, उसको आप गर्म पानी के साथ सेवन करवाइए। अजवाइन का हमारा लेना क्यों ज़रूरी है? इसके अंदर एक बहुत इंटरेस्टिंग फैक्टर के कारण मैं आपको बता रही हूँ कि अजवाइन क्यों दी जाती है। अजवाइन से अच्छी यूट्राइन टोनर, जिसको बोलते हैं यूट्रस के लिए सबसे कारगर यदि दवाई हमारे पास कोई है तो वो अजवाइन है। इसलिए आपने जाना होगा कि डिलीवरी के बाद भी अजवाइन दी जाती है, अजवाइन की धुनी दी जाती है। और इसीलिए आपसे निवेदन करूंगी कि यदि आपको पेट दर्द होता हो, गैस बनती हो, शरीर में तकलीफ होता हो, तो थोड़ी सी अजवाइन को कच्चा पक्का तवे पर भूनिए, एक चुटकी भर मीठा सोडा डाल पानी के साथ सेवन करने की दीजिए। इससे पेट दर्द कम हो जाएगा, गैस कम हो जाएगी, और दवाइयाँ तो आप जो ले रही हैं वो आप लेते रहिए, शरीर को कोई नुकसान नहीं। जी। इससे जो है अगर किसी किसी का जी मिचलाता है और उल्टियाँ भी होने लगती, क्या ये भी ठीक हो जाएगा? एक बार गैस, का अमूमन गया जो है गैस बनती है, हाँ, जी। अमूमन जो गैस बनती है, उस गैस के कारण ये सारी की सारी तकलीफें होती हैं। तो एक बार अगर ये निकल जाएगा तो हो सकता है कि उनका ये वाला कष्ट भी दूर हो जाए। तो और ये ज़्यादा सेवन नहीं करना है, ये दिन में सिर्फ एक ही बार लेना है। इसको ऐसा ना करें कि हर 3-4 घंटे में बैठ के अजवाइन ले लें तो कुछ और तकलीफ शुरू हो जाएगी। इसे दिन में सिर्फ एक ही बार सेवन करना हमारे लिए काफ़ी है। इसका बार-बार सेवन नहीं करना चाहिए। जी। हमारी एक शिक्षिका ये जानना चाहती है, उनकी उम्र है 40 वर्ष है जी। और जी। वो ये जानना चाहती है कि वो 40 वर्ष की उम्र के बाद क्या महिलाओं को कुछ अलग से टॉनिक या विटामिन या कैल्शियम की ज़रूरत होती है? क्योंकि इस उम्र के बाद थोड़ी कमज़ोरी महसूस होने लगती है, काम करने का मन नहीं करता है उनका। तो वो कह रही हैं जी। कि क्या क्या लेना चाहिए, यानी कमज़ोरी लगती है और मन भी नहीं होता काम करने का। जी। देखिए, काम करने का मन नहीं करने का कारण बहुत सारे अनन्य कारण हैं। क्या होता है कि एक, इसको हम बोलते हैं मिड लाइफ क्राइसिस। जब हम 35 साल की उम्र के बाद या 40 साल की उम्र के बाद हमारा शरीर अब काम कर करके एक्चुअली थकने लगा है। इसलिए थक रहा है क्योंकि हमने पहले पूरी ज़िम्मेदारी के साथ अपना काम करा। मशीन नहीं है आफ्टर ऑल, हमारा शरीर जो मशीन है वो मशीन नहीं है, वो शरीर है। और किसी भी मशीन को कहीं न कहीं आपने देखा होगा, चाहे वो सिलाई मशीन क्यों ना हो, चाहे वो आपकी कार, स्कूटर क्यों ना हो, एक मशीन ऑयल की ज़रूरत होती है। तो हम जब उन मशीनों में ऑयल डालते हैं, तो अपने शरीर में क्यों नहीं? तो हमको इस तरह से अपने शरीर की देखभाल करना बहुत। 35 साल की उम्र के बाद हमारे शरीर में बहुत सारे तत्व बनना बंद हो जाते हैं। इसलिए हमें उनको ऊपर से, चाहे वो खान-पान के द्वारा, चाहे दवाई के द्वारा, हमको डालने अवश्य हैं। आपको जान के आश्चर्य होगा कि हम सब लोग पहले धूप में नियमित रूप से धूप का सेवन करा करते थे। हमारे यहाँ एक आदत थी कि मालिश करो और धूप में लेट जाओ, या सर्दी के टाइम हो तो आप धूप में अपने पैर को सिकाई करिए। आजकल हम लोग धूप लेते ही नहीं हैं। क्योंकि धूप नहीं लेते इसलिए विटामिन डी हमको नहीं मिलता है। हम जो खाना खाते हैं वो ऑलरेडी इतनी इम्प्योरिटीज से भरा हुआ है। प्योर खाना तो हमने देखना ही बंद कर दिया है। फर्टिलाइज़र से भरी हुई सब्जियाँ हैं हमारे पास। तो इसलिए बहुत आवश्यक हो गया है कि हम सब कुछ न कुछ दवाइयों का सेवन एक उम्र के बाद अवश्य लेना चाहिए। वो आपके शरीर को ताकत भी प्रदान करेगा, प्रतिरोधक क्षमता भी प्रदान करेगा। इसलिए बी कॉम्प्लेक्स, विटामिन सी और विटामिन डी और कैल्शियम, इनका लेना नियमित रूप से आपके शरीर को स्फूर्ति प्रदान करेगा, शक्ति प्रदान करेगा, और आप उसके बाद काम करने के लिए डबल इच्छा के साथ आगे बढ़ चलेंगे। और फिर भी एक बार ये सारे टेस्ट यदि आप पहले करवा लें तो पता चल जाएगा कि किस किस चीज़ की कितनी कमी है। उस हिसाब से हम आगे और कुछ दवाइयों को ठीक ठाक रूप से ले सकते जी, धन्यवाद। हैं। अब जो है एक प्रश्न है कि 40 वर्ष की हैं ये महिला और ये कह रही हैं कि जी। इनकी आँखों के नीचे ब्लैक सर्कल्स हो गए हैं और चेहरे पे झाइयाँ भी हो गई। तो क्या ये पहले नहीं थी, अब हो गई हैं? तो क्या ये विटामिन या किसी या कैल्शियम की कमी से हुई हैं? इसका क्या कारण है और क्या उपाय है? देखिए, सबसे पहले तो कारण ये जानिए कि या तो आप सो बराबर नहीं रही हैं, नींद बराबर नहीं आ रही है, और टेंशन आप ज़्यादा कर रही हैं। ये 2 कॉमनेस्ट कारण हैं जिन कारणों से आँखों के नीचे काले
जिसको हम डार्क सर्कल्स हैं वो बनते चले जाते हैं। तो या तो आपकी नींद आप ठीक से नहीं ले पा रही हैं, और नींद नहीं आने के कारण बहुत सारे होते हैं। तो आप खुद को पता है कि आप कोई स्ट्रेस ले रही हैं, कोई टेंशन ले रही हैं, किस कारण से आपको नींद नहीं आ रही, पहले उनका निदान करें। फिर उसके बाद हम शरीर के ऊपर क्या दिख रहा है उसका निदान पाना। सबसे पहली चीज़ जाग जाइए, जानिए कि आपको डार्क सर्कल्स क्यों हो रहे हैं। फिर उसके बाद सबसे अच्छा उत्तम उपाय, मैं दवाइयाँ कम देती हूँ, इसलिए शायद आपको मेरी इन सारी चीज़ों में घरेलू चीज़ें ज़्यादा दिखाई देंगी। इन चीज़ों में सबसे अच्छी चीज़ है कि आप कच्चा दूध, यदि आपने कच्चा दूध लिया है और इसे लिया, तो उसके ऊपर एक पतली सी झिल्ली जम जाती है। उस झिल्ली को लीजिए और अपनी आँखों के नीचे लगा लीजिए। वो डार्क सर्कल्स का सबसे अच्छा, सबसे उत्तम इलाज है। इसके लिए आपको कहीं और जाने की आवश्यकता नहीं है, लेकिन फिर भी सबसे पहला इलाज ये है कि आप जानिए कि आपको डार्क सर्कल्स क्यों बन रहे हैं। शायद आप अच्छा सो नहीं रहे हैं, और शायद आप बहुत सारा स्ट्रेस ले रहे हैं। इससे पहले उसको निदान करिए, फिर उसके बाद डाक्टर को इसका इलाज कराइए। जी। मेरा अगला प्रश्न है, इनकी उम्र जो है, होता है इनकी उम्र है 28 वर्ष है और उन्हें जी। आर्थराइटिस या कि अभी उनका फर्स्ट टाइम वो प्रेग्नेंट है, और क्या वो जानना चाहती हैं आर्थराइटिस की दवा कंटिन्यू करें या ना करें? आर्थराइटिस की 3-4 तरह की दवाएँ होती हैं। यदि वो स्टेरॉइड्स वगैरह पर हैं, तो बिल्कुल नहीं लेना है, क्योंकि प्रेगनेंसी में स्टेरॉइड्स कॉन्ट्राइंडिकेटेड है, तो स्टेरॉइड्स तो बिल्कुल नहीं लेना है। हाँ, दर्द की यदि कोई दवा होती हो तो यदा-कदा आप दर्द अगर बहुत तीव्र होता हो तो उसको ले सकती हैं। कुछ दवाइयाँ बिल्कुल सेफ़ हैं, इसलिए आपके डॉक्टर यदि जानते हो कि आप प्रेग्नेंट हैं और फिर उसके बाद आपको आर्थराइटिस है, तो वो स्वयं ही आपको सेफ़ मेडिसिन देंगे, क्योंकि वो समझ रहे हैं कि ये मेडिसिन आपके लिए, और अभी आप प्रेग्नेंट हैं, तो इसके लिए कितनी ज़रूरी हैं और कितनी कारगर हो सकती हैं, वो सोच समझ के ही आपको दवाई देंगे इस बारे में। इसलिए चिंता ना करें। आर्थराइटिस और प्रेगनेंसी दोनों बहुत ही रेयर कॉम्बिनेशन है। आप उसके बाद अच्छे से, जब आप प्रेगनेंसी डिलीवर हो जाएँ, तब आप अच्छे से इसका इलाज कराइएगा, क्योंकि दोनों के साथ चलना आपके लिए बहुत कष्टप्रद होगा। मैं आपकी मेरी सारी सांत्वना आपके साथ है। जी। कि ये है ऋतु स्वरूप, जो कि प्रयागराज से हैं। उन्होंने जी। पूछा है कि कभी-कभी हाथ का पैर की उंगलियों में सूजन हो जाती है और शरीर में भी ऐसा सूजन जैसा महसूस होता है, तो इसका क्या कारण हो सकता है? अ, ऐसे ऑटोमैटिकली किसी को किसी चीज़ की सूजन नहीं आती। देयर इज़ अ रिएक्शन, और वो रिएक्शन चाहे वो ठंड का होगा, चाहे वो किसी और चीज़ की एलर्जी का होगा, चाहे आपकी किसी खाने में कुछ ऐसी चीज़ आ रही है जिसके कारण एलर्जी हो रही है, और एलर्जी ने एक पर्टिकुलर एरिया चुन लिया है जिसके कारण, हो सकता है किसी चप्पल का रिएक्शन हो सकता है किसी आपके बिच्छिए का रिएक्शन हो। तो ऐसी कोई एलर्जी आप प्लीज़ पहले ढूँढिए, फिर उसके बाद समझ में आएगा कि आपके पैरों में सूजन क्यों आ रही है। यदि दोनों पैरों में एक साथ सूजन आती है, तो मानना चाहिए कि किडनी का कारण हो सकता है, जिस कारण से आपके दोनों पैर, यदि एक ही पैर में सूजन आ रही है और कुछ 4 उँगलियों में सूजन आ रही है, तो उसके कारण कहीं और होंगे। आपका अगेन खान-पान देखना बहुत ज़रूरी है। अगर उसमें दर्द होता हो, कोई स्किन निकल रही हो, पैर में आपकी चुभन कम हो रही हो, तो अलग-अलग तरह के अलग-अलग कारण होते हैं। उन कारणों को दिखाने के लिए आप लोकल अपने जो भी आपने फिजिशियन चुना है, उसके पास ज़रूर जाइए और निदान ज़रूर करें। जी। अ, अगला प्रश्न जो है, ये जया मिश्रा जी पूछ रही हैं। इनका जी। कहना है कि आजकल जब भी डिलीवरी केस प्राइवेट हॉस्पिटल में लेकर जाते हैं, तो ज़्यादातर सिज़ेरियन ही होता है। तो वो जानना चाहती हैं, क्या ऐसा नहीं लगता कि इस प्रवृत्ति पर रोक लगाई जानी चाहिए? बहुत अच्छा प्रश्न है। अच्छा प्रश्न इसलिए है क्योंकि ये अमूमन आजकल सब लोगों का एक चर्चा का विषय बना हुआ है कि डॉक्टर के पास जाओ तो वो तो ऑपरेशन कर देती है, और आजकल तो देखिए इन्होंने धंधा बना लिया है। तो आपको एक पहली जानकारी बड़ी इंटरेस्टिंग दे दूँ कि डॉक्टर्स ने डिसाइड करा कि ऐसा करते हैं कि नॉर्मल डिलीवरी और सिज़ेरियन का जो उनका फीस है वो एक कर लेते हैं। यानी नॉर्मल डिलीवरी की भी उतनी फीस है जितनी की ऑपरेशन की। उससे एक चीज़ का निदान तो हो जाएगा कि कम से कम यदि आप एक ही तरह का प्राइस ले रहे हो, फीस ले रहे हो, तो कम से कम पैसा तो वो कारण नहीं रहा, एक बात। दूसरी बात ये है
कि आजकल हमारे पास डायग्नोस्टिक मोडेलिटीज यानी अंदर क्या क्या हो रहा है उसको जानकारी हमारे पास बहुत अच्छे से आने लगी है। जैसे कि हमारे पास अब सोनोग्राफी की जो इजाद है वो हमारे लिए एक किस तरह से कारगर साबित होता है वो मैं आपको बताती हूँ। अंदर अब पानी कम है कि ज़्यादा है, बच्चे के गले में आटा है, बच्चा अगर कमज़ोर है, बच्चे की नाल अगर पैर तक फंसी हुई है तो भी हमको समझ में आ जाता है, सिर यदि बड़ा है तो भी हमको समझ में आ जाता है, है तो भी हमको समझ में आ जा रहा है। ये बच्चा इस पर्टिकुलर रास्ते में से निकल के आ पाएगा कि नहीं वो भी हमको समझ में आ जाता है। इसलिए अनेक इस तरह के कारण हो गए हैं जिस कारणों से हमको सोनोग्राफी के माध्यम से समझ में आ जाता है कि ये बच्चा नॉर्मल नहीं हो पाएगा यदि उसके तीसरी बड़ी इंपॉर्टेंट बात यह है कि पहले ज़माने में 7-7, 8-8 बच्चे होते चले जाते थे। कुछ बच्चे ईश्वर की अब मैं आपसे क्षमा मांगते हुए कहूँगी, कुछ बच्चे इस बीच में ख़त्म भी हो जाते थे, इस डिलीवरी के दौरान। उसके बाद कुछ बच्चे मानसिक रूप से तकलीफ में आ जाते थे क्योंकि उनको ऑक्सीजन नहीं मिल पाती थी इस प्रसव के दौरान। तो इन सारी तकलीफ़ों को समझते हुए हमने सबने कहा कि चलो ऑपरेशन करना एक आसान तरीका है। आसान इसलिए क्योंकि तरीके 2 ही हैं, या तो नीचे के रास्ते होगा या ऊपर के रास्ते होगा। और ऊपर का रास्ता सेफ इसलिए है क्योंकि हमने फटाफट डिलीवरी करके बच्चा स्वस्थ बच्चा आपके हाथ में दे दिया। ये इल्ज़ाम कंटिन्यूअसली लगता रहता है कि ये इस डॉक्टर के पास जाओ तो ये ऑपरेशन कर देती है। हो सकता है उसके पास अनेक कारण हो, कभी-कभी हो सकता है कि कोई कारण ना भी हो, लेकिन हम लोग इतने उतावले भी हो जाते हैं केस करने के लिए और किसी पर उँगली उठाने के लिए कि भैया उसने तो ऑपरेशन कर दिया। अब यदि पानी कम था और वो बच्चा रास्ते में से नहीं आ पा सकता था, तो फिर क्या करते? तो कई बार डॉक्टर का दोष नहीं भी होता है, लेकिन हमारे मन में सदैव रहता है कि नहीं इस डॉक्टर ने मैं इसलिए आपको एग्ज़ाम्पल देती हूँ जैसा कहते हैं कि भाई नीचे बैठ के पोछा लगाओ तो नॉर्मल डिलीवरी होगी, सीढ़ी चढ़ो उतरो तो नॉर्मल डिलीवरी होगी, घर के काम-काज करती रहोगी तो नॉर्मल डिलीवरी होगी। तो आपको मैं बता दूँ कि मैं खुद एक डॉक्टर होने के बावजूद आखिरी दिन तक 2 पैरों पे खड़े होके काम करती थी। आप समझ सकते हैं हमारा तो काम ही ऐसा है। 36-36 घंटे लगातार हमारी ड्यूटी होती थी और मैं काम करती थी। तो यानी काम करने के कारण तो मेरा नॉर्मल डिलीवरी हो जानी चाहिए थी। लेकिन मुझे 1% का भी दर्द नहीं आया और मुझे सिज़ेरियन करना पड़ा क्योंकि मेरे थैली फट गई थी और फिर उसके बाद दर्द भी नहीं आया। तो क्या इसमें मैं डॉक्टर का दोष दूँ? कोई डॉक्टर का दोष नहीं है। लेकिन उसके बावजूद मेरा सिज़ेरियन हुआ और मेरे तीनों बच्चे सिज़ेरियन से हुए और मैं बिल्कुल स्वस्थ हूँ, बढ़िया हूँ, मुझे कोई तकलीफ़ नहीं है, मेरी पीठ में भी कोई दर्द नहीं है और मैं मज़े से अपना जीवन कर रही हूँ। इसलिए कुछ चीज़ें ऐसी हैं कि हमने मन में ग्रंथियाँ बना ली हैं, भ्रांतियाँ बना ली हैं, उस चीज़ के बारे में बिल्कुल चिंता मत करिए। और आजकल हमारे पास बहुत अच्छे डॉक्टर्स, बहुत अच्छी दवाइयाँ, बहुत अच्छे एनेस्थीसिया के सब दवाइयाँ आ गई हैं, जिनसे कहीं कोई कष्ट नहीं होता। इसलिए इस भ्रांति को घर से अपने मन से बिल्कुल निकालें। जी। तो अगला प्रश्न है वो भी पीरियड से ही रिलेटेड है। इनकी एज 31 है क्योंकि 2 लोग पूछ रहे हैं ये। जी। इनकी 31 है और एक का उन्होंने ये लिखा है कि उनका पीरियड्स जो है ना 2-3 दिन पहले हो जाता है और ब्लीडिंग भी काफ़ी होती है। तो ये जानना चाहती कि बाद में कोई प्रॉब्लम तो नहीं होगी? देखिए 2-3 दिन पीरियड में बहुत बड़ी और खराब नहीं है। पीरियड अगर 1 हफ्ते के अंदर-अंदर आ जाता है, आगे-पीछे, तो दोनों चलता है। इफ इट इज़ मोर देन 1 वीक, 1 हफ्ते से ऊपर है, 1 सप्ताह से ऊपर यदि जाता है, तो हमको डॉक्टर को दिखाना चाहिए। और ज़्यादा ब्लीडिंग के लिए एक बार अगर इनकी 31 के आस-पास एज दिखा लेना चाहिए, सोनोग्राफी अवश्य करा लेनी चाहिए, कोई और कारण तो नहीं है, पहले वो उसका निदान कर लें, फिर उसके बाद यदि नहीं है तो निश्चिंत हो जाएँ, कोई बात नहीं। और एक्सरसाइज़ जैसा मैंने कहा कि यदि आप नियमित एक्सरसाइज़ व्यायाम करते रहेंगे तो आधे कष्ट तो आपके यूँ ही दूर हो जाएँगे। जी। अब एक लफ्ज़ होता नमस्कार, है मैं आपको भी कुछ जानकारी देना चाहती हूँ। हमारे बीच में न्यास की अध्यक्ष जी। डॉक्टर राकेश मिश्रा जी जुड़ चुके हैं। मैं उनका हार्दिक स्वागत करती हूँ। नमस्कार, बहुत-बहुत स्वागत आपका, बहुत-बहुत आभार और धन्यवाद।
अगला प्रश्न। जी प्रमिला जी। जी तो अगला प्रश्न है कि इनकी वर्ष जो है 14 वर्ष है, और जब ये 10 जी वर्ष की तभी से पीरियड शुरू हो गए थे, और तभी से इनका वजन भी बढ़ना शुरू हो गया था, और उम्र के साथ साथ इनका वजन भी बढ़ता जा रहा है। क्या इनका पीरियड नॉर्मल है? हाँ, पीरियड बढ़ा पीरियड नॉर्मल है, पर वजन बढ़ता जा रहा है, तो आप इसका कोई उपाय बताएं, इसकी वजह और उपाय। मैं आपको शायद रिपीटेटिव लगेगा। खान पान, व्यायाम सबसे पहले आपके 2 नियम है जिसको आपको जीवन में बांध लेना है। तो माता पिता का सबसे पहले मैं उनकी माँ से आग्रह करूंगी कि पहले उनके भोजन पे थोड़ा सा आप जरूर ध्यान दें। अधिक वसा, अधिक चीनी का प्रयोग बिल्कुल बंद कर दीजिए। और लॉकडाउन के बाद तो बहुत ज़्यादा घर में ही रहे हैं। मैं आपसे अनुरोध करूंगी कि कृपया इनका शारीरिक व्यायाम जरूर से करवाएं, नियमित रूप से करवाएं। कुछ नहीं समझ में आता हो तो घर में का अगर कोई सीढ़ी हो तो सीढ़ी चढ़ना उतरना, घर के छोटे मोटे काम करना, और किसी भी तरह से आपको लॉकडाउन सकती है, आप जरूर इनको बाहर लेकर जाएं, वॉक करवाएं। आधी कुछ चीज़ें तो इनसे ठीक हो जाएंगी, और यदि इसके बावजूद नहीं आराम पड़ता हो तो फिर प्लीज़ डॉक्टर को जरूर दिखाइए। और अगर इनका पीरियड नॉर्मल आ रहा है तो मुझे नहीं लगता कि पीरियड से रिलेटेड कोई समस्या होगी। तो अगला प्रश्न है कि ये जानना चाहती हूँ कि यूट्रस संबंधी किस तरह की परेशानी में उसे निकालना आवश्यक हो जाता है। इनका जो है फिर से बोलिए। यूट्रस संबंधी किस तरह की परेशानी में उसे निकालना आवश्यक हो जाता है। जैसे कि इनका ब्लड टेस्ट 7 मंथ्स पहले हुआ है, करंट रिपोर्ट इनके पास नहीं है। ये जानना चाहती हैं जैसे श्वेत, कमर दर्द, सिर दर्द, खाना, अधिक रक्तस्राव, इन सभी परेशानियां में रक्त क्लॉट बन जाना, क्या इसके कारण भी यूट्रस को निकालना आवश्यक हो जाता है? किन परिस्थितियों में यूट्रस को निकालना आवश्यक हो जाता है, ये जानना चाहती हूँ। ठीक है, तो ऐसा है, मेरा ऐसा मत है कि भगवान ने हमारा शरीर जिस तरह से फिट करके भेजा हुआ है, हर ऑर्गन अपनी अपनी जगह फिट करके उन्होंने भेजा हुआ है, उस फिटिंग को अनटिल अनलेस जब तक कि कोई बहुत ऐसा कारण न बन जाए जिसके लिए हमको ऑपरेशन ही करना पड़े। और करने की कुछ 3, 4, 5, 6 ही लक्षण होते हैं जिसमें हमको करना पड़ता है। पहला ये कि वो गिठान इतनी बड़ी है कि हमारे को परेशान कर रही है। दूसरा ये कि ब्लीडिंग इतनी ज्यादा हो रही है कि वो चाहे वो गिठान के कारण हो या गिठान न हो, तो भी हमारे पास इतनी ब्लीडिंग हो रही है कि हमको उसके लिए ऑपरेशन करना पड़ जाए। तीसरा, क्या कैंसर भी हो रहा है तो उसके कारण हमको करना पड़ जाए। इसके अलावा मेरे पास चौथा कारण नहीं है जिसके लिए मैं आपको एडवाइस करूं कि आप जाके बच्चेदानी का निदान ऑपरेशन करा लीजिए। हाँ, यदि ये 3-4 चीजें हैं तो जरूर आपको सोचना भी नहीं चाहिए और उसको तुरंत निकाल देना चाहिए, क्योंकि सफर करने से या बीमारी से या कष्ट लेने से कहीं अच्छा है कि उस चीज को हम शरीर से निकाल दें और हम कम से कम अपना जीवन ठीक ठाक जिए। ऐसी आप पहली महिला नहीं होंगी जिसका बच्चेदानी का ऑपरेशन होगा। अनेक महिलाएं ऑपरेशन करा रही हैं, करा चुकी हैं और फिर भी उसके बाद बहुत स्वस्थ हैं। इसलिए वो ये भ्रम अपने मन से निकाल लीजिए। जी, मेरा अगला प्रश्न है कारण नहीं है बच्चेदानी का ऑपरेशन का। जी जी अगला प्रश्न है कि ये जो श्रोता है उन्होंने ये भेजा है कि टाइनी पॉलिप यूट्रस का ऑपरेट करने के बाद क्या दोबारा हो जाने का चांस रहता है? पॉलिप जी जी, यूट्रस का ऑपरेशन करने के बाद दोबारा। अच्छा, हेलो, क्या मेरी आवाज, आपकी आवाज ब्रेक हो रही है? हाँ, फिर से बोलिए। अब हाँ, ठीक है? प्लीज फिर से बोलिए। टाइनी पॉलिप ब्रेक ऑपरेट करने के बाद क्या दोबारा हो जाने के चांस रहते हैं? पॉलिप एक ऐसी ग्रोथ है जो एक बार में यदि निकल की गारंटी नहीं है कि वो वापस नहीं आएगी।
इससे पॉलिप ऑपरेशन एक बार यदि आपने करवा लिया है, जिसको हम अंग्रेजी में पॉलिपेक्टमी कहते हैं, अगर वो एक बार हो भी गई है तो ये अमूमन दोबारा ग्रोथ होने के चांसेस उसके कहीं ज़्यादा होते हैं। इसलिए वो फिर एक स्टेज के बाद बार-बार आप भी इसलिए फिर एक बार डिसीजन लेके यूट्रस ही निकलवा दें, वो ज़्यादा बेटर होता है। तो 3-4 बार यदि आपका 2 बार भी यदि आपको एनेस्थीसिया दिया गया है, आपको ऑपरेशन के लिए लिया गया है और पॉलिप का ऑपरेशन हो रहा है, तो उससे बेटर ये है कि आप बच्चेदानी को निकाल दें और आप बाकी जीवन अपना ठीक है। हेलो। इनका एक और प्रश्न है कि ये जी। बर्थ से हाई एक्टोपिक हैं, उनकी प्लेटलेट्स जो है हमेशा कम होती जाती हैं, तो ये प्लेटलेट्स को इंक्रीज करने का उपाय जानना चाहती हैं। ऐसा तो कोई डेफिनेटिव इसके पास अभी तक कोई रिसर्च है नहीं कि किसी ने बोला बोगनविला के पत्ते खा लेने से प्लेटलेट्स बढ़ जाते हैं, किसी ने बोला कच्चा पपीता खाने से प्लेटलेट्स बढ़ जाते हैं। सो दीज आर ऑल तो सिर्फ हम कोई डॉक्यूमेंटेड प्रूफ नहीं है हमारे पास कि किसको खाने से बढ़ जाते हैं। आपका प्लेटलेट्स बढ़ने के लिए प्लेटलेट्स चढ़ाने ही पड़ते हैं और अच्छा खान पान में हमेशा आपको ये बोलूँगी, बैलेंस खाना आपके जीवन में यदि आप खाते रहें तो ईश्वर न करे आपको कभी कोई कष्ट नहीं हो सकता। इसलिए हमारी साग सब्जियों का सेवन नियमित रूप से बताया गया था। अंकुरित मूंग मोठ का जो सेवन बताया गया था वो सबसे अच्छा खाना है, उसे ज़रूर खाएं और स्वस्थ रहें। तो हिंदुस्तानी खाना, भारतीय पद्धति का भोजन विश्व भर में सबसे अच्छा भोजन माना गया है और धीरे-धीरे अब विश्व भी लग रहा है। हमारा खाना था जिसको हम स्लो कुकिंग कहा करते थे, ऑर्गेनिक कहा करते थे। इसलिए मेरा आप सबसे निवेदन है कि वापस अपने खाने पर भरोसा रखिए, अच्छा खाना खाइए, स्वस्थ रहिए, आपको किसी दवाई की कभी आवश्यकता नहीं है। अगला प्रश्न है कि ये जानना चाहती हैं कि ये इनका लो AMH लेवल है और जिसकी वजह से कंसीव नहीं कर पा रही हैं। उनकी एज 33 है, तो इसका कोई सोल्यूशन है? लो एएमएच लेवल में वैसे भी नॉर्मल प्रोसीजरली आपको कंसीव करना बहुत मुश्किल हो जाएगा। आपको शायद आपके जो भी डॉक्टर होंगे उन्हें IVF का आपको बताया होगा, जिसको हम टेस्ट ट्यूब बेबी बोलते हैं। तो मेरा आपसे अभी भी निवेदन है, विद लो AMH आप प्लीज़ IVF कर जाएँ और उसी के माध्यम से आप आगे प्रेगनेंसी के बारे में सोच सकते हैं। तो कृपया प्लीज़ अपने डॉक्टर और सेंटर पर भरोसा करें। जी। प्रश्न है कि इन्हें हेवी ब्लीडिंग होती है, यूट्रस में स्वेलिंग रहती है और यूट्रस जो है एक स्थान से दूसरे स्थान पर चला गया है। यूट्रस में स्वेलिंग रहती है और ब्लीडिंग होती है जी, और यूट्रस का एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाना। नहीं, ये यूट्रस ट्रैवल नहीं करती कभी। यूट्रस कभी कहीं ट्रैवल नहीं करती। है। इनका जो प्रश्न आया वो हाँ, नो, यही। जी, जी, जी। नहीं, ब्लीडिंग ज़्यादा हो सकती है और जी। बच्चेदानी की सूजन के अनेक कारण हैं। और क्या एज क्या है इनकी? व्हाट इज़ हर एज? इनकी एज तो उन्होंने लिखी नहीं है, एज नहीं लिखी है उन्होंने, एज नहीं बताई तो है। एज के हिसाब से भी बहुत कुछ, एज के हिसाब से भी हम लोग ऑपरेशन करें, दवाई कितनी दें, किस तरह की दें, उम्र के हिसाब से भी कई बार निदान को डिज़ाइन करना पड़ता है, ऑपरेशन और दवाइयों को देखना पड़ता है। तो यूट्रस की जाती यूट्रस तो वही है, ब्लीडिंग आपकी क्यों हो रही है उसके लिए आपको सोनोग्राफी ज़रूर करवा लेनी चाहिए। अगर कोई गिठान है, किसी कारण से आपकी बच्चेदानी की लाइनिंग बढ़ गई है, थोड़ा अलग है और दवाइयों को नियमित सेवन लेने से आप बिल्कुल 3 महीने में ठीक हो जाएगी, इसकी बिल्कुल चिंता ना करें। मैं ऑपरेशन के कभी भी पक्ष में नहीं जी।
हमारी एक श्रोता है, वो लिख रही है कि मैं एनीमिक हूँ, हीमोग्लोबिन को वो बहुत बढ़ाना चाहती है, लेकिन कभी 10 से ज्यादा नहीं बढ़ रहा है, 10% ही रहता है, 10 से ज्यादा नहीं बढ़ता है। ओके, तो तो इसका हाँ, एक बार शरीर में इस तरह की क्षमता होती है, कारण होते हैं जिस कारण से ब्लड का बढ़ना नहीं हो पाता है, तो इसलिए चाहिए जिसको बोलते हैं हीमेटोलॉजिस्ट, वो ब्लड स्पेशलिस्ट होते हैं। तो ब्लड स्पेशलिस्ट को आपको दिखाना बहुत जरूरी है, क्योंकि कारण और सिकल सेल एनीमिया तो नहीं है, किसी और तरह का आपका हीमोग्लोबिन लेवल तो नहीं है जो नहीं आगे बढ़ पा रहा हो, और ये आप जितना मर्जी दवाइयों सेवन करो ये आपका ब्लड नहीं बढ़ेगा। इसलिए आवश्यक है कि आप किसी ब्लड एक्सपर्ट से जाके जरूर मिलिए और उनसे आप निदान लीजिए, उनसे जरूर मिलके आइए। किसी बड़े अस्पताल में ही मिलेंगे, जो जैसे कि आपके पास जो भी कोई बड़ा सेंटर हो, वहाँ पे जरूर जाए और उनसे संपर्क करें। जिस कारण से आपका ये हीमोग्लोबिन नहीं बढ़ रहा है, सिर्फ दवाइयाँ और खाने से नहीं बढ़ेगा। अगला प्रश्न है, ये जो नेक्स्ट श्रोता है वो प्रेग्नेंट है और उन्हें पेट में दर्द होता रहता है, गैस्ट्रिक प्रॉब्लम भी रहती है, बैक पेन भी रहता है, तो क्या ये सब चीजें नॉर्मल है उनका, ये वो जानना चाहती हैं, प्रेगनेंसी में क्या ये चीजें नॉर्मल हैं? बहुत सारी चीजें एक के साथ एक फ्री मिलती है। ऐसा होता है कि हम प्रेग्नेंट हैं, लेकिन उसके साथ बहुत उन समस्याओं से आप घबराएं नहीं। प्रेगनेंसी इज अ ब्यूटीफुल जर्नी, बहुत सुंदर यात्रा है ये। इस यात्रा का आप जितना आनंद लें उतना आपका जो सफर है, इस सफर में आप सबसे उत्तम दर्जे का आपका माँ का दर्जा दिया गया है। तो हमारे शास्त्र कहते हैं साक्षात विष्णु की अवतार है, क्योंकि आप सृजन की प्रक्रिया में हैं। इसलिए आप इस प्रेगनेंसी को एंजॉय करें। इसके साथ आप जितना वार्तालाप कर सकती हैं वार्तालाप करें, आपका कष्ट कम हो जाएगा। हालांकि ऑफकोर्स दवाइयाँ तो जरूर जो आपको लिखी गई हैं उसका सेवन अवश्य करें, और ये जिस समय ये समय बीत जाएगा, इसके लिए ज़्यादा टेंशन न लें। चिंता इस बात की होनी चाहिए कि बच्चा ठीक ठाक ग्रो कर रहा है कि नहीं, वो आपके अंदर बराबर आपको मूवमेंट दे रहा है कि नहीं, वो आपके साथ तारतम्य में है कि नहीं, वो ज़्यादा आवश्यक है। इसलिए सबसे पहले उसकी तरफ ध्यान दीजिए। बाकी छोटे मोटे कष्ट आपके आएंगे और चले जाएंगे। प्रेगनेंसी एंजॉय करिए, ये बहुत जरूरी है जी। हमारी एक और श्रोता है, ये 50 वर्ष की हैं और इनका भी प्रश्न, ये प्रेग्नेंट तो नहीं है मगर इनका भी प्रश्न वही है कि कमर में बहुत दर्द रहता है और गैस भी बनती है, ये तो इनका इसके लिए क्या बताएं? सबका यही एक्चुअली हमने क्या करा, हमने सबकी सेवा कर ली, हमने अपने शरीर की सेवा नहीं की। इसलिए उसका अब भुगतान हम लोग एक उम्र के बाद आके हमको कष्ट झेलना पड़ता है। अब उसमें ध्यान नहीं रखा, उसके कारण अब आके आपको तकलीफें हो रही हैं। इसलिए मेरा फिर भी निवेदन है, वापस आपसे अनुरोध करूंगी सब लोगों से, सब महिलाओं से, किसी भी उम्र में हो, कैल्शियम और विटामिन डी आपके लिए। देखिए, विटामिन डी का एक ही स्रोत है, वो है सूर्य। आप समझ सकते हैं सूर्य का तेज आपके लिए कितना आवश्यक है शरीर के लिए। उस तेज का लेना हम सबके लिए, ग्रहण करना हमारे लिए संभालना मुश्किल है। इसलिए आप सब जाइए बाहर, कभी धूप में जरूर अपने पैर रखिए, जरूर धूप को ग्रहण करिए। सूर्य का नमस्कार हम लोग करा करते थे, इसीलिए करते थे क्योंकि वो हमारे लिए सबसे बड़ी ऊर्जा, वो ऊर्जा ग्रहण करिए, वो आपके लिए आज भी उतनी आवश्यक है। सुबह सैर पर जाइए, वो आपके लिए, शरीर के लिए, वो सारी किरणें जो आएंगी वो आपके शरीर को बहुत वो आपके लिए शक्ति का स्रोत बनेगी। इसलिए आप जरूर अपने शरीर के लिए अब ध्यान देना शुरू करें, खान पान और व्यायाम। बार बार मेरा आप लोगों अब एक प्रश्न आया है कि if someone doesn't have PCOD symptoms but getting acne after 30, will it be PCOD? D हट गया, नाउ इट इज जस्ट PCO।
आजकल उसको डी हटा दिया गया है। डी इसलिए हटा दिया गया है क्योंकि पीसीओ में डी जो था वो कहता था डिजीज। सो पीसीओ इज नॉट अ डिजीज, पीसीओ इज जस्ट अ कंडीशन ऑफ द ओवरी। पहली बात। दूसरी बात ये कि पीसीओडी के भी अनेक, एक्ने इज अ मेजर सिम्टम, बहुत बड़ा सिम्टम। एक्ने यानी मुहासे होना, बहुत बड़ा सिम्टम है। और आप पीसीओ में ऐसे वार्तालाप में डिसाइड नहीं कर सकते क्योंकि उसकी सोनोग्राफी यदि आपके पास है और ये प्रूफ है ब्लैक एंड व्हाइट में कि आप पीसीओ। और एक्ने के लिए सबसे अच्छा इलाज, त्वरित इलाज हार्मोन है। तो आप पहले अपनी गायनेकोलॉजिस्ट से मिलिए, फिर आप स्किन डॉक्टर से मिलिए। इन दोनों के साथ मिलके आप यदि पीसीओ का आपके पास ठीक ठाक इलाज आ जाएगा। और हर पीसीओ का इलाज अलग है। इट इज अ टेलर मेड। आपके आपसे आप ही के बारे में सोचा कि ये दवाई होगी, तो आप तुरंत अपने डॉक्टर के पास संपर्क करें और इसका इलाज बहुत अच्छा, क्योंकि पीसीओ इज द कॉमनेस्ट कंडीशन नाउअडेज इन फीमेल। हर दूसरी लड़की जो हमारी क्लिनिक में आज आती है वो पीसीओ लेकर आती है। तो उसका पीसीओ का हमारे पास इलाज हमारे लिए करना, अब बहुत सारी अनेकों अनेक एक्सपेरिमेंट हो रहे हैं, रिसर्च हो रही है, दवाइयाँ निकल रही हैं। तो सबसे बड़ा अब हमारा सबसे बड़ा विलेन जी। Next question is from Chhatarpur. In uterus, there are multiple fibroids, and on vagina lower side has one side Bartholin cyst. So what should be done in that case? तो इसकी है बार्थोलिन सिस्ट बिल्कुल एक अलग चीज़ है, मल्टीपल फाइब्रॉइड्स बिल्कुल अलग चीज़ है। इंटरेस्टिंगली बार्थोलिन सिस्ट के साथ प्रॉब्लम ये है कि वो बार बार रिकर होता है और एक बार में वो अगर पूरी तरह उसका ऑपरेशन करके नहीं निकला गया, वो पूरा बॉल का बॉल बाहर नहीं आया, तो वो वापस रिकर होने के चांसेस इसके बहुत होते हैं। इट्स अ वेरी वेरी डेलिकेट एंड वेरी वेरी अमेजिंग ऑपरेशन बाथ सिस्ट का। और मल्टीपल फाइब्रॉइड्स हैं, तो आपकी उम्र क्या है मुझे नहीं मालूम, लेकिन अगर मल्टीपल फाइब्रॉइड्स आपको ब्लीडिंग ज़्यादा कर रहे हैं तो आप ऑपरेशन करा लीजिए। और यदि उसके साथ कोई ब्लीडिंग नहीं हो रही और फिर भी फाइब्रॉइड है तो छोड़ दीजिए, भूल जाइए, कोई दिक्कत नहीं। अनेकों अनेक महिलाएं होंगी जिनका डायग्नोसिस नहीं हुआ और वो मल्टीपल फाइब्रॉइड लेके चली गई। इसलिए फाइब्रॉइड इज नॉट एन इंडिकेशन फॉर एन ऑपरेशन अनटिल अनलेस इट इज कॉजिंग अ ट्रबल। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कभी कभी पीरियड टाइम से नहीं आता है, 2 महीने बाद आता है, और ऐसा तब होता है जब लंबे समय से हस्बैंड से रिलेशन बनाओ। ओ नो, नॉट रिलेटेड व्हाटसोएवर। दोनों चीज़ों का कोई रिलेशन नहीं है। और आजकल पीरियड नहीं देर से आना कॉमन बात हो गई है, बिकॉज अगेन पीसीओ है। लेकिन जब तक उसके पास आपके पास प्रमाण नहीं है कि पीसीओ है, तब तक मैं उसको लेबल नहीं कर सकती हूँ। और दूसरा, ये दो चीज़ें बिल्कुल इंटर रिलेटेड नहीं है, एक दूसरे के साथ उसका कोई संबंध नहीं है। आप वैसे अगर उससे आपको कोई ट्रस्ट नहीं है तो आप भूल जाइए, अपने आप आ जाएगा। बिन बुलाए मेहमान है, क्यों उसके बारे में चिंता कर रही हैं। और अगर बहुत कष्ट हो रहा हो तो फिर आपको दवाइयाँ लेनी पड़ेंगी। तो कम से कम अपनी डिसीजन खुद लीजिए और जाके एक बार दिखा दीजिए, सारे इन्वेस्टिगेशन करा लीजिए। यदि कुछ नहीं निकलता हो तो चिंता बंद करें, इसके बारे में सोचना बंद करें। ये अगली श्रोता है, उन्होंने पूछा है कि पीसीओ में किन चीजों का सेवन नहीं करना चाहिए, दूध ले सकते हैं क्या, पूछता है। हाँ, पीसीओ में आप दूध बिल्कुल ले सकती हैं, कोई दिक्कत नहीं है। बट पीसीओ इज इंसुलिन डिपेंडेंट। इंसुलिन डिपेंडेंट का मतलब होता है कि ये एक पर्टिकुलर हार्मोन के साथ डिपेंडेंट है और इसमें आपको डेफिनेटली आपका ब्लड शुगर लेवल एक बहुत बड़ा फैक्टर होता है काम करने के लिए। इसलिए शुगर और फैट आपके दुश्मन हैं, टोटली दुश्मन है। तो आप ना शुगर ले सकती हैं ना फैट ले सकते हैं। फैट का मतलब ये है कि आप तली गली चीज़ें आप थोड़ा सा कम सेवन करें, और शुगर आप जितनी मिनिमल रख सकते हैं उतना मिनिमल रखें, क्योंकि पीसीओ ऑलरेडी आपका वजन बाय हार्मोन्स आपका वजन बढ़ाता है। और अगर आपका वजन ऑलरेडी बढ़ रहा है और फिर आपने इन सब चीज़ों का सेवन कर लिया तो वो मल्टीपल बढ़ेगा।
इसलिए आपसे निवेदन है कि पीसीओ जिनको है वो शुगर की मात्रा अपने खान पान में कम रखें और तले गले की मात्रा अपने कम रखें। जो हमारी अगली श्रोता है, मनु है ये आंटी, ये इन्हें पिगमेंटेशन की समस्या है, तो इसका निदान जानना चाहती हूँ। पिगमेंटेशन जी। पिगमेंटेशन होने के अनेक अलग कारण हैं और किसी को जेनेटिकली भी होता है, किसी को फेमिलियल होता है। फेमिलियल यानी आपके परिवार में यदि ये समस्या है, किसी को पिगमेंटेशन है तो आपको भी पिगमेंटेशन होगा ही। और अगेन उसके कारण आप पहले जानिए, फिर उसके बाद पिगमेंटेशन का इलाज होगा। किसी भी क्रीम और किसी भी उससे नहीं होगा, लेकिन स्किन वाले को डॉक्टर को एक बार जरूर दिखा देना चाहिए। जी। ये होता है तो जानना चाहती हैं कि क्या एजुकेशन में एक पाठ्यक्रम के रूप में किशोरियों से संबंधित शारीरिक बदलाव एवं विचारों में बदलाव, किशोरावस्था में होने वाली समस्याओं एवं महिलाओं से संबंधित अन्य जानकारी एवं रोगों से संबंधित जानकारियां दी जानी चाहिए या नहीं? बिल्कुल दी जानी चाहिए। मैं तो इसकी पक्षधर हूँ, क्योंकि हमारे परिवारों में खुल के इस तरह की बातचीत नहीं होती है। अमूमन ऐसे परिवार हैं जहाँ पे लड़कियों को मासिक शुरू होने वाला है, इसके बारे में भी जानकारी नहीं दी जाती है और उनको अपनी सहेलियों से या अड़ोसी पड़ोसी लड़कियों से या किसी और से पता चलता है। कुछ लड़कियाँ ऐसी हैं जिनको जब पहली बार मासिक आता है तो घबरा जाती, क्योंकि उनको किसी ने इस बारे में जानकारी नहीं दी थी। बहुत सारी लड़कियां तो ऐसी हैं जिनको शादी के समय भी कोई जानकारी नहीं दी जाती है और तब उसके बाद वो पता चलता है कि जैसे ही उनका विवाह हुआ कि वो प्रेग्नेंट हो जाती है। तो इस तरह की जानकारियां जब तक आपके पास नहीं होंगी तो हम ना तो अपना परिवार फैमिली प्लानिंग जिसको हम कहते हैं वो नहीं कर पाएंगे और ना हम लड़कियों को बराबर जानकारी दे पाएंगे। इसलिए मेरा ये हमेशा से इस बात का पक्ष रही हूँ कि संभले हुए तरीके से उसको पहले एक बार बहुत पहले एक विषय उठा था सेक्स एजुकेशन, तो वो नाम गलत था। उस गलत नाम के कारण इस सारे के सारे पाठ्यक्रम को हटा दिया गया किताबों से, उसको कुछ और नाम देके, सभ्य नाम देके इस तरह की जानकारी जरूर लड़कियों को दी जानी चाहिए। और ऐसा भी हम लड़कियों के स्कूल में यदि हो तो लड़कियों को सिखाएं और कोएड स्कूल में हो तो लड़कियों से अलग एक क्लास लेके या एक पूरा का पूरा पाठ्यक्रम लेके उसके बारे में उनको जानकारी दी जानी चाहिए। मैं इसकी पूरी पक्षधर हूँ। रजम गौतम हमारे साथ जुड़ी हुई हैं और ये जानना चाहती हैं कि प्रेगनेंसी के पहले इन्हें अस्थमा से रिलेटेड कोई प्रोग्राम ये कोई बीमारी नहीं थी, लेकिन प्रेगनेंसी के बाद से इन्हें अस्थमा हो गया है और ये क्रॉनिक डिसीज के रूप में आ गया है और इनकी जो 2 डॉटर्स हुई हैं बाद में, उन दोनों ने भी इस प्रॉब्लम को इनहेरिट कर लिया है। तो इसका क्या क्योर है और आप क्या एडवाइस देना चाहेंगे इस पर? प्रेगनेंसी के दौरान होने वाला अस्थमा आपके बच्चों में नहीं आता है। आपके कहीं ना कहीं फैमिली में और कहीं पूरा फैमिली ट्री यदि देखा जाए तो आपकी फैमिली ट्री में कहीं ना कहीं किसी और को अस्थमा अवश्य होगा, क्योंकि आपको बच्चों में आ गया है तो दैट मीन्स इट इज रनिंग इन द फैमिली। अगर आपको सिर्फ आपको प्रेगनेंसी में अस्थमा हो तो वो वही दिए जाता तो उसके बारे में और आपको आगे बढ़ता चला गया, वो मैं समझ सकती हूँ, उसका इलाज हो जाएगा। लेकिन बच्चों में यदि आता है तो इसका मतलब आपकी फैमिली ट्री में कहीं और अस्थमा है। दूसरी बात ये है कि बच्चों का अस्थमा ट्रीट करना सबसे आसान है। वो ऐसा कि आप उनको इतनी एक्सरसाइज कराइए कि उनकी, हम कहते हैं कि हाइपर वेंटिलेशन होना चाहिए उनको। हाइपर वेंटिलेशन का अर्थ ये होता है कि हम जब बहुत तेज तेज सांस लेने की प्रक्रिया करते हैं तो हमारा अस्थमा अपने आप ठीक हो जाता है, कोने कोने तक ऑक्सीजन चला जाता है, इसलिए वो अस्थमा अपने आप ठीक हो जाता है। और हाइपर वेंटिलेशन का एक दूसरा ये भी है कि आपका हार्ट रेट 70 से 72 तक हमारे एक अमूमन इंसान का हार्ट रेट होता है, वो हार्ट रेट बढ़कर 140 या 150 तक चला जाना चाहिए और हाइपर वेंटिलेशन होना चाहिए। तो अस्थमा अपने, इसका अर्थ ये है किसी भी बच्चे को यदि अस्थमा के लक्षण आते हैं तो आप उनको किसी ऐसे गेम के प्रति डाल दीजिए, जैसे बैडमिंटन जैसा है, जैसे कि कोई और इस तरह का गेम हो जिसमें वो दौड़े भागे,
तो दौड़ते भागते रहेंगे तो उनका लंग की कैपेसिटी बढ़ती चली जाएगी और अस्थमा अपने आप ठीक हो जाएगा। और जिनको क्रॉनिक अस्थमा हो रहा है, आपसे एक निवेदन करूंगी कि अनुलोम विलोम आप जरूर करें। धीरे धीरे अनुलोम को आराम मिलता है और बहुत जल्दी ठीक होता है। अस्थमा इज एन एलर्जिक डिजीज, तो एलर्जी किसी चीज से हो रही हो तो उसको सबसे पहले उसका निदान करें। ठीक है। अगला प्रश्न जो है व्यक्ति द्वारा है, ये जानना चाहती हूँ कि ये इनकी एज 44 इयर्स है और इनका पीरियड्स जो है पीरियड्स आने 15 दिन पहले से इन्हें माइग्रेन स्टार्ट हो जाता है, फेस पर स्वेलिंग आ जाती है, इस साइड आंख में पेन भी रहता है, इसका क्या है? तो मैंने आप बहुत पहले जब हम ये चर्चा कर रहे थे तभी मैंने आपको बताया था कि मास्टर को 2 हिस्सों में बांटा जाता है, एक फर्स्ट हाफ ऑफ 14 डेज एंड सेकंड हाफ ऑफ 14। तो जो सेकंड हाफ 14 डेज वाला होता है वो इस हार्मोन का विलेन, इस तरह का विलेन है प्रोजेस्टेरोन जो हार्मोन है। ये हार्मोन मैंने आपको बताया था कि 150 करीब सिम्टम्स करवाता है, 150। उस 150 में पेट दर्द होना, इरिटेबल होना, रोना आना, फिर मुहासे हो जाना, और जिनमें से एक और है जो आपने अभी जिसकी चर्चा करी, तो ये सब बहुत माइग्रेन होना, तो ये सब बहुत कॉमन लक्षण हैं और ये इस पर्टिकुलर हार्मोन के कारण होते हैं। इन हार्मोन्स का बराबर करने का आपका तरीका ये है कि या तो जब माइग्रेन शुरू होता हो तो उसको बंद कर दीजिए। माइग्रेन होने के 4 कारण आते हैं। सबसे पहले अमूमन 4 कारण होते हैं। एक, आपकी नींद बराबर नहीं होना, दूसरा आपका खान-पान बराबर नहीं होना, तीसरा आपका पेट साफ नहीं होना और चौथा आपका स्ट्रेस लेना। यदि आप इन 4 कारणों को ठीक-ठाक अपने आप पता कर लेंगे कि किन कारणों से सब हो रहा है, तो माइग्रेन ना बढ़ेगा। और माइग्रेन बहुत लोगों को होता है, बहुत महिलाओं को होता है, लेकिन वो समझती है कि दवाइयों से ठीक होगा, लेकिन दवाई से नहीं, क्योंकि उसका इलाज सिर्फ आप ही के पास है। आप अपने आप अपनी डॉक्टर बन जाइए, कारण जानिए और उसका निदान करिए। जी, अब मैं राकेश जी से अनुरोध करूंगी कि वो इस चर्चा में जुड़ जाएं, क्योंकि प्रश्न जो थे वो अब और नहीं आ रहे हैं, तो अब राकेश जी चर्चा में आइए। जी। नमस्कार डॉक्टर साहब। नमस्कार सर, बहुत बहुत स्वागत आपका और बहुत बहुत धन्यवाद आपका। आपके माध्यम से आज मैं अनेकों अनेक लोगों के निमित्त मात्र बनकर उनके जवाब दे पा रही हूँ। मुझे मेरा सौभाग्य है, आपके माध्यम से संभव हुआ है, तो अपार धन्यवाद आपका। अरे आपको धन्यवाद। मैं मीटिंग में रह गया, अच्छा रहा। महिलाओं की चर्चा महिलाओं ने की, कई लोगों की बड़ी शर्म संकोच थी, लेकिन मुझे लगता है शायद सबके सवालों के जवाब आ गए होंगे और 2-4 सवाल अभी आ रहे हैं। आपके भी राइट साइड में स्क्रीन में होंगे क्वेश्चन एंड आंसर में आप देख रहे होंगे। अच्छा, तो मैं बहुत सारे सवाल बढ़ जाता हूँ। मैं अपने दर्शकों से कहना चाहता हूँ कि आज 7वीं परिचर्चा है, 1 घंटे की चर्चा हो गई है। महिलाएं वैसे ही काम में व्यस्त है, श्रावण का महीना है, सबको अपने अपने काम में लगना होगा। मैं केवल इतना कहना चाहता हूँ, डॉक्टर दिव्या गुप्ता जी केवल डॉक्टर नहीं है, एक अच्छी समाज सेविका हैं जो लोगों को समय समय पर गाइड करती हैं। ज्वाला नाम की इनकी संस्था इंदौर में जब कोविड-19 की महामारी फैली है, ऐसे समय में भी लोगों को मदद कर रही है और निश्चित रूप से बधाई की पात्र हैं। थोड़ा सा ज्वाला के बारे में, जो घरेलू प्रकल्प चल रहे हैं, कल परसों जब मेरी इनकी बात तो बहुत अच्छा मुझे लगा। मैंने तिरंगा के मास्क बनाए हैं, जो अभी 15 अगस्त आ रहा है, महिलाएं अलग अलग डिजाइन की अलग अलग उसके मास्क बना रही हैं, तो उन्होंने तिरंगे के मास्क बनाए। मैंने अनेक लोगों को फॉरवर्ड किया उसको और कहा कि देखो घर पे बैठ के मास्क भी बनाना है, बना सकते। तो आपको बहुत बहुत धन्यवाद। ज्वाला के बारे में भी बताएंगे तो सभी बहनें समझ सकेंगी कि हमें केवल स्वास्थ्य तो ठीक रखना ही, मानसिक रूप से भी स्वस्थ रहना है। इसके बारे में थोड़ा बताएंगे तो अच्छा होगा। बिल्कुल जी। बहुत बहुत धन्यवाद भाई साहब आपका। आपके माध्यम से मैं ज्वाला के बारे में भी बता सकती हूँ। तो ज्वाला की और सेल्फ डिफेंस सिखाते हैं हम लड़कियों को, स्कूल टू स्कूल, कॉलेज से कॉलेज जाके। फिर उसके बाद हमने कहा कि हम लड़कियों को क्यों सिखा रहे हैं, हमको लड़कों से चाहिए, क्योंकि
लड़कों को जब तक हम नहीं सिखाएंगे तो नए इंडिया का, नए भारत का निर्माण नहीं कर सकते। तो हमने ये समस्या के निदान के लिए लड़कों से चर्चा उस हमारे बॉडी का नए रक्षक कि जो रक्षक है वो भक्षक नहीं बनेगा, ऐसी हमारी सोच रही। और फिर उसके बाद हमारी गरीब तबके की, जहाँ पे हम घरों से न्यूज़पेपर इकट्ठा करते थे और न्यूज़पेपर इकट्ठा करके हमने उनको बैग बनाना सिखाया और ये बैग पापड़ के मार्केट में बेचना शुरू करा। तो एक 3 महिलाओं को सिखाने के बाद ही सफर शुरू हुआ हमारा, जो आज हमारे साथ इस समूह में 500 से ज़्यादा महिलाएं सब न्यूज़पेपर के बैग बनाकर अनेकों संस्थाओं में भेज रहे हैं। अब हमारे सिर्फ इंदौर नहीं, अब हमारे दिल्ली, हैदराबाद, नागपुर, लखनऊ, बम्बई, कानपुर और अनेकों शहरों में ये न्यूज़पेपर के बैग जाते हैं। तो ये सफ़र बड़ा अच्छा सफ़र है, इंटरेस्टिंग है। और इन महिलाओं को, जो गरीब तबके की महिलाएं हैं जिनके पास कोई रोजगार की समस्या इसलिए थी कि उनके घरों से बाहर नहीं निकलने दिया जाता था, इनसे कहा जाता था कि हो जाएगी जब निकल के काम करोगी तो ये घर में बैठी हैं, हमारे यहाँ सेंटर से आके सामान ले जाती हैं, अपने घरों में बैठ के पेपर बैग बनाती हैं, वापस हमको देती हैं और हम इसको बाहर मार्केट में बेचते हैं, जिसका सारा पैसा इन महिलाओं को जाता है। आपको जानकर आश्चर्य होगा कि एक महिला घर में बैठ के पेपर बैग बना के 8,000 रुपये तक महीना कमा लेती है। और जो महिला अब पैसे के लिए हाथ फैलाती थी किसी के सामने, अब वो स्वयं सिद्धा हो गई है और वो स्वयं अपना इलाज करवाती है, अपने बच्ची की एजुकेशन के लिए पैसा खर्च करती है। और सीधी महिलाओं ने अपने मसले को गिरवी रख के को चुरा लाई है। अब आप उनकी कथाएं सुने तो मजा आ जाता है सुन करके उन्होंने क्या क्या अचीव कर लिया है। अब सिर्फ हम न्यूज़पेपर के थैले में ही कपड़े के बैग भी बना रहे हैं और अब हम जूट के भी बैग और बहुत सारे अनन्य प्रोडक्ट बना रहे हैं। तो ये सब काम ज्वाला की महिलाएं कर रही हैं। आप हमारे जो वेबसाइट ज्वाला.org.in, आप कभी भी इस वेबसाइट पर जाके ज्वाला के अनन्य काम देख सकते हैं और किसी भी माध्यम से यदि जुड़ना चाहें, कुछ खरीदना चाहें। आपको बता दूं, कोविड अभी शुरू हुआ ही था भारत में, तो 14-15 तारीख पहचान कर और ये कहा था कि भाई कॉटन की मास्क ही हमारे यहाँ सबसे कारगर है और उत्तम है, और तब मास्क बनाने शुरू कर दिए थे। तो जब वो मास्क भारत से कहीं और नहीं हो रहे थे, तब ये कॉटन मास्क यहाँ पे बनाए जा रहे थे। पूरे लॉकडाउन में और किसी का काम नहीं चल रहा था, लेकिन ज्वाला का काम और इन्होंने खूब इस दौरान भी काम करा। और अब हमने एक नया मास्क लाए हैं, तिरंगे का मास्क, जो 15 अगस्त को ध्यान में रखते बनाया है, लेकिन इसमें चक्र नहीं है, इससे तिरंगा नहीं है। तो आप इस बारे में चिंता न करें कि हमने किसी वायलेशन कोड में आ गया है, ये वायलेशन ऑफ कोड ऑफ कंडक्ट है, तो इसके बारे में भी था। पर इंटरेस्टिंग है, अच्छा है, यदि एक नया प्रयोग है, यदि चाहेंगे तो इसको हम आगे और बढ़ाएंगे। बहुत बहुत धन्यवाद भाई साहब, आपके माध्यम से मुझे आज सबसे बात करने का मौका मिल रहा है, अहोभाग्य देगा। निर्भया जी, जल्दी है कि थोड़ा हम 2-4 लोगों के बारे को और बता दें कि न्यास ने अभी तक ये 7 पर चर्चा की है और आगे चर्चाएं चलती रहेंगी। हर महीने एक विषय पे हम चर्चा, लोगों को जो सुझाव आते हैं हमारे व्हाट्सएप समूह पर, हम उन सबको जो है लेते हैं। आज की इस चर्चा में बहुत सारे लोग इस विषय में आए हैं, मैं उन सबका धन्यवाद करता हूं। हमारे परेश सिन्हा जी का परिवार वाशिंगटन डीसी से जुड़ा हुआ है, हमारे जयेश भाई मास्टर हैं। टाइमिंग का बहुत बड़ा डिफरेंस है। सचिन त्रिपाठी हमारे सतना रामपुर के रहने वाले हैं, वो भी अमेरिका में हैं। चंद्रकांत पटेल बिलासपुर छत्तीसगढ़ के महासमुंद के, वो भी ओवरसीज फ्रंट्स ऑफ बीजेपी के, आप शायद जानती होंगी, वो भी जुड़े, उनका परिवार जुड़ा हुआ है। आज महिलाओं को बहनों को जोड़ा, इसलिए हम लोग थे। लेकिन मैं सबका धन्यवाद करना चाहूँगा कि आज उन्होंने इस चर्चा में भाग लिया, जुड़े। अनेक लोगों के प्रश्न आए हैं, कुछ लोगों के नहीं आ पाए हैं, किसी के उत्तर शायद आए, लेकिन मुझे लगता है कि जाते जाते अंतिम समय पर आप कुछ जनरल टिप्स सभी बहनों के लिए देती जाएं, जिससे उनका कोविड-19 का समय, अभी तो फिर से लॉकडाउन अनेक शहरों में शुरू हो रहा है। हमारे सतना में शनिवार इतवार 2 दिन कंप्लीट लॉकडाउन, कुछ शहरों में 10 दिन लॉकडाउन। तो अब जैसे हम कहीं बाहर जाते थे तो घड़ी और टाइम और मौसम देखते थे, अब शायद देखना पड़ेगा कोविड कहाँ
है और लॉकडाउन कहाँ कहाँ है। आपका एक संदेश एज ए डॉक्टर, एज ए समाज सेवी, और डॉक्टर दिव्या जी का दूसरा परिचय भी है। इनके पिताजी परम श्रद्धेय प्रोफेसर ओम नागपाल जी न्याय परिषद के हमारे प्रदेश अध्यक्ष थे, यूजीसी के चेयरमैन थे। अनेक विषयों पे उनके लेख आते हैं। इनकी माता जी भी आर्टिकल लिखती हैं। ऐसे अनेक प्रकार का इनका जितना परिचय करें उतना कम है। आज हमारे बीच में आई हैं बहुत सारी, मैं देख रहा हूँ लगभग 1700 तक पार्टिसिपेंट अभी तक जुड़ चुके हैं। अभी तक की कॉन्फ्रेंस में सर्वाधिक संख्या है। फाइनल डिजिट तो हमारे आईटी मैनेजर रंजीत संकल्प मिश्रा निकालेंगे बाद में। तो बड़ी संख्या आज में जुड़ी है। सभी मीडिया बंधुओं को मैं धन्यवाद दूंगा। उन्होंने बड़ी तत्परता से फुल पेज में विज्ञापन के रूप में कहें समाचार में रोज छापा। जो भी न्यास ने लिख के भेजा, न्यास ने तो नहीं, न्यास के कार्यकर्ता ने लिख के भेजा, वह सब उनके लिए एक संजीवनी हुई। उन्होंने प्रचार किया, शायद इसी के कारण संपन्न हो सका। राजेश अग्निहोत्री जी, प्रेम गुप्ता जी, हमारे सनत जैन जी, सावन दीक्षित जी, ऐसे सब लोग जुड़े। इनके परिवार भी आज जुड़े। आज हमने सबसे निवेदन किया था कि आप अपने मोबाइल को, अगर घर में नहीं चलता है तो अपने माता जी, बहन जी, उनके मोबाइल, अपने मोबाइल को वहाँ छोड़ दीजिए, 1.5 घंटे की उनकी छुट्टी रखिए। कभी तो उन्हें छुट्टी की आदत रहना चाहिए। और नंबर पूछ रहे, कुछ ईमेल आईडी पूछ रहे, व्हाट्सएप नंबर पूछ रहे, जिससे मैं व्यक्तिगत सलाह ले सकूं। गुरु हमारी जया दीक्षित हैं। प्रश्न शायद रिफ्लेक्ट नहीं हो पा रहा, लेकिन चाहे आपसे बात करना चाहती हूँ। जी जरूर, आप नंबर दे दीजिएगा, मैं बिल्कुल बात करूँगी। उनका प्रश्न है, प्रमिला पूछती है उनका प्रश्न। She is having recurrent UTI problem since last 2 years, but now and from last 5 months she is fine, but having the problem during the periods. Since the period is 3 days or 24 days, and there is a bleeding, back pain, burning sensation in feet, and she feels irritated and depressed also. What is the age? 40. प्रमिला जी, मेरे ख्याल है अगर मेनोपॉज का एक या प्री मेनोपॉज का अगर हम एक सेशन रखें तो उसमें आधे से ज़्यादा चीज़ें यही सब कवर हो जाएंगी। और प्री मेनोपॉज में हम सब जानते हैं कि मैं एक और बात कहती हूँ कि मासिक जब आता है और मासिक जब जाता है तो दोनों समय शरीर में ऐसा उथल-पुथल मचा के जाता है कि हम सब महिलाओं के लिए जीवन का एक बहुत बड़ा माइलस्टोन होता है। आता है तो साइलेंटली आता ज़रूर है, लेकिन बहुत अजीब सा एक माहौल एक लड़की के जीवन में करके जाता है, और जब जाता है तो सचमुच निचोड़ के चला जाता है। तो आपका ये जो मिड लाइफ क्राइसिस है 40-45 तक का, ये क्राइसिस आपको बहुत परेशान करेगा। यदि आपको कोई भी इस तरह का ब्लीडिंग का प्रॉब्लम है या बार-बार हो रहा है या दस्त दर्द हो रहा है, लो बैक, तो ये बहुत सारे क्षणों का जो सारे लक्षण है, ये एक बार आपको दिखाने का समय आ गया है, आप उसको दिखाइए ज़रूर। हालाँकि ये प्री मेनोपॉज नहीं है, इसलिए नहीं है क्योंकि मेनोपॉज की एज अब आजकल 50 हो गई है और एवरेज एज इज 50 नाउ। तो आप अब मेनोपॉज में नहीं है, और यदि ईश्वर ना करे ये मेनोपॉजल सिम्टम्स हैं तो आपको तुरंत डॉक्टर को दिखाना चाहिए, बिकॉज ये मेनोपॉज का नहीं आना चाहिए सीजन। तो सबसे पहले आप डॉक्टर को ज़रूर दिखाइए, सोनोग्राफी ज़रूर करवाइए। कोई दिखान वगैरह तो नहीं है, उसका निदान ज़रूर करिए। अगर आपको कोई दिखान नहीं है तो ब्लीडिंग जो आपकी इरेगुलर है उसको ठीक करने के लिए दवाइयाँ हैं हमारे पास, जो 3 महीने से 6 महीने लेने पर आपकी ब्लीडिंग बिल्कुल ठीक हो जाएगी। और आप बिल्कुल चिंता ना करें, ये छोटी छोटी चीज़ें हैं, इनके पास डॉक्टर के लिए बहुत अच्छे इलाज आजकल संभव हैं, तो बिल्कुल घबराने की आवश्यकता नहीं है। सबसे पहले जाके आप डॉक्टर को दिखाइए, सोनोग्राफी करवाइए, इन्वेस्टिगेशन ज़रूर करवाइए, और बिल्कुल चिंता मत करिए। डॉक्टर तो आजकल कहाँ से खींच के ले आते हैं लोगों को, क्योंकि कोविड से खींच के ले आए तो फिर ये तो बहुत छोटी थी। तो इसलिए भरोसा रखिए, ज़रूर अपना निदान अच्छे से कराइए। एक और प्रश्न आया हुआ है, महिलाओं को अपने
स्वस्थ स्वास्थ्य के लिए किस प्रकार की रूटीन चेकअप को फॉलो करना चाहिए? एक उम्र के बाद पीएपी स्मीयर टेस्ट करवाना जरूरी है क्या? और सर्विक्स कैंसर के लिए वैक्सीनेशन कब करवाना चाहिए और क्या यह जरूरी है? गुड गुड, वेरी गुड। तो हमारे पास सर्वाइकल कैंसर सबसे ज़्यादा कॉमन कैंसर आफ्टर ब्रेस्ट कैंसर इज सर्वाइकल कैंसर। ब्रेस्ट कैंसर का हमारे पास हमारे देश में इससे थोड़ा सा इससे कम है उसका रेट, क्योंकि हमारे यहाँ स्तनपान बहुत नियमित रूप से कराया जाता है। ब्रेस्ट कैंसर का प्रोटेक्शन स्तनपान, कैन यू इमेजिन? क्या आप विश्वास कर सकते हैं? हमने कभी नहीं सोचा होगा, क्योंकि हमारे लिए आम बात है, हम तो सभी लोग ट्रीट करते हैं, किसी ने ऐसा नहीं सोचा कि स्तनपान नहीं करवाना है। लेकिन ये वेस्टर्न कंट्रीज में ब्रेस्ट फीडिंग इज नॉट कॉमन, इसलिए उनमें ब्रेस्ट कैंसर के रेट बहुत हाई हो सकते हैं। और क्योंकि वो बहुत ज़्यादा दवाइयों, ओरल पिल्स जिसको हम बोलते हैं कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स, जिसका सेवन ब्रेस्ट में बहुत ज़्यादा होता है, इसलिए उनको ब्रेस्ट कैंसर के रेट बहुत हाई होते हैं। हमारे यहाँ नहीं होते, क्योंकि हम सब इन चीज़ों से परहेज करते हैं। तो ये दो चीज़ें हमको ब्रेस्ट कैंसर से बचा के रखती हैं। सर्वाइकल कैंसर हमारे यहाँ बहुत कॉमन है आज भी, और इसको बचने का अब हमारे पास एक बहुत अच्छा उपाय है, और वो उपाय है ब्रेस्ट सर्वाइकल कैंसर वैक्सीन। इस वैक्सीन को 10 साल से 45 साल की उम्र तक इसकी एफिकेसी रहती है। एफिकेसी यानी ये कारगर होती है 10 साल की उम्र से 45 साल की उम्र तक। और इसको कब लगवाना सबसे अच्छा होता है? अमूमन ऐसा कहा जाता है कि जैसे ही मासिक शुरू हो तो आप इसको लगवा सकते हैं, या ना भी शुरू हो तो भी लगवा सकते हैं। पर मेरा ऐसा मानना है, पर्सनली मेरा ऐसा मानना है कि मासिक शुरू होने के पहले ना लगवाएं। मासिक एक बार शुरू हो जाए, एक बार वो सेटल हो जाए। सेटल हो जाने का मतलब ये है, कई बार जब मासिक शुरू होता है तो पहले कुछ 3 से 6 महीने, कभी कभी 8 महीने तक मासिक बराबर नहीं आता है। तो इसलिए जब तक मासिक सेटल ना हो जाए तब तक वैक्सीन ना लगवाएं। लेकिन यदि आप आजकल एक कैंसर के विरुद्ध आपके पास वैक्सीन उपलब्ध है तो उसका ज़्यादा से ज़्यादा फायदा उठाइए, हर बेटी को लगवाइए, और उसकी 45 साल की उम्र तक वो वैक्सीन उससे कारगर साबित हो रही है, और उससे हम कैंसर से बच सकते हैं। इसलिए इसको लगवाना हमारे लिए, हमारे शेड्यूल में आ जाना चाहिए, और इसको हमको लगवाना ज़रूरी है। तो इससे मेरा आप सबसे निवेदन है कि कैंसर वैक्सीन जिन बच्चियों को नहीं लगा है उनको अवश्य लगवाएं। आपकी आवाज़ नहीं आ रही कमला जी, आपकी आवाज़ नहीं आ रही। हेलो। हाँ आगे। जी। हाँ, दूसरा उनका ये क्वेश्चन था कि क्या एक उम्र के बाद पीएपी स्मीयर टेस्ट करवाना जरूरी है? इसको पैप स्मीयर बोलते हैं, और पैप स्मीयर सर्वाइकल कैंसर स्क्रीनिंग का एक सबसे इम्पोर्टेंट स्टेप है। तो पैप स्मीयर, पहली बात तो ये है कि हर एक के लिए आवश्यक नहीं होता है, लेकिन WHO प्रोटोकॉल अब कहती है कि आपको यदि परिवार में किसी भी ट्री में कहीं पे भी किसी को सर्वाइकल कैंसर या यूट्राइन कैंसर है तो पैप स्मीयर अवश्य करवाइए। किसी को बहुत श्वेत प्रदर्श जाता हो, बराबर जाता हो, बार बार जाता हो, और उसमें से बदबू आने लग जाती हो तो ज़रूर करवाइए। और अभी जैसे हमने कहा कि WHO प्रोटोकॉल ये कहता है कि आपको 35 साल की उम्र के बाद मैमोग्राफी और पैप स्मीयर इन 2 इयर्स इंटरवल करवाते रहना चाहिए, ऐसा उनका कहना है। आपके लिए यदि संभव हो तो करवाएं, नहीं तो 1 या 2 या 3 बार तो करवा ही लीजिए, वो आपके लिए अच्छा रहेगा। और बहुत कॉमन सा है, उसमें कोई बहुत विशेष उसमें डरने की आवश्यकता नहीं होती है। एक स्वैब लिया जाता है और वो स्वैब को टेस्टिंग के लिए दे दिया जाता है। तो कॉमन, बहुत कॉमन, तो इसमें डरे ना और ज़रूर करना, और फैमिली हिस्ट्री हो तो अवश्य करना। स्वस्थ रहने के लिए और किस किस प्रकार के रूटीन चेकअप और करवाने चाहिए? आप ऐसा सोचेंगे कि मैं वही बात हर बार रिपीट कर रही हूँ, लेकिन क्योंकि प्रश्न ऐसा है, फिर कहूँगी ये समय है कि आप अपने लिए समय निकालें। महिलाओं, अपने लिए समय निकालना बहुत 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 आवश्यक है। प्लीज़ टेक आउट 1 hour फॉर योर सेल्फ ड्यूरिंग द एंटायर डे।
आपके लिए वो 1 घंटा सिर्फ आपका है। इसको आजकल अंग्रेजी में मी टाइम कहा गया है। मी, NE, मी, ये मेरा समय है, ये 1 घंटा मेरा है। इसके 1 घंटे को निकालिए, अपने प्रति जागरूक होइए, अपने प्रति अंतर्मन होके देखिए, और आपके ये 1 घंटा सिर्फ आपका घंटा होना चाहिए। ये आपके मानसिक शारीरिक स्वास्थ्य के लिए बहुत आवश्यक है। इसको पूरे दिन में एक बार, चाहे सुबह चाहे शाम, जरूर करिए। और आपकी यदि कोई हॉबी होती है, आप कभी कोई गाना गा रही थी, पेंटिंग कर रही थी, लिख रही थी, कविताएं लिख रही थी, जो भी कर रही थी, वो जरूर करते रहिए, क्योंकि आपका भी स्ट्रेस होना बहुत ज़रूरी है। क्योंकि आप परिवार की धुरी हैं। आप यदि स्ट्रेस में रहेंगी तो परिवार अच्छा नहीं रहेगा। आप गुस्से में यदि खाना बनाएंगे तो खाने में वो गुस्सा चला जाएगा। इसलिए मेरा आपसे निवेदन है कि आप अच्छी रहिए, मुस्कुराते रहिए, अपने प्रति सजग रहिए, अपना अच्छा खाना रखिए, अपना स्वास्थ्य का ध्यान रखिए सबसे पहले, फिर आप पूरे परिवार का स्वास्थ्य का ध्यान रख पाएंगे। तो मेरा आप सबसे निवेदन पुनः ये है कि प्लीज़ अपना ध्यान रखिए। जी। एक और प्रश्न है, PCOD, अभी तो आपने बताया था कि डी अब नहीं होता है, पर प्रश्न है कि PCOD और PCOS में क्या अंतर है? ओके, तो PCOD में D स्टैंड फॉर डिजीज, यानी कि वो बीमारी, लेकिन उसको अगेन WHO ने डिसाइड करा कि नहीं, ये डी नहीं, डिजीज नहीं है, ये कोई बीमारी नहीं है, इट इज जस्ट अ कंडीशन। PCOS में S स्टैंड फॉर सिम्टम्स। तो PCO के कुछ सिम्टम्स हैं, उन सिम्टम्स को PCOS कहा गया है। और जो सिम्टम्स हैं, वो सिम्टम्स बहुत सारे मैंने सिम्टम्स गिनाए भी थे। जैसे कि आपका इरेगुलर पीरियड आना, पीरियड नॉर्मली चढ़ के आना, किसी किसी को 15 दिन, 20 दिन, 1 महीना, 2 महीने, 3 महीना तक चढ़ जाता है। ये एक बहुत बड़ा सिम्टम है। रक्तस्राव कम होना, मासिक के दौरान रक्तस्राव कम होता है। वजन बढ़ना, और मुंह पे एक्ने आना, यानी मुहासे आना, और अनावश्यक शरीर पर बालों का उग जाना, जैसे कि चिन पर हेयर आना, पेट पर बाल आ जाना, ये सारी की सारी चीज़ें लक्षण PCO के सिम्टम्स है। इसलिए PCOS कहा गया है। ठीक है। एक और प्रश्न है, उनकी एज 32 ईयर्स है और उनको ये प्रॉब्लम है कि यूरिन जो है बहुत मतलब रुक कर आता है। मतलब इनको कई बार 15 से 20 मिनट्स तक टॉयलेट में बैठना पड़ता है। तो इसका कोई यूरिन डॉक्टर, इनके यूरिनरी ट्रैक्ट में डेफिनेटली कहीं ना कहीं किसी मसल की प्रॉब्लम है, और ये किसी यूरोलॉजिस्ट या गायनिक यूरोलॉजिस्ट से संपर्क करना बहुत ज़रूरी है। अगेन, दवाएं सब आजकल पॉसिबल है, लेकिन सही डायग्नोसिस जब तक नहीं हो पाएगा तब तक दवाएं नहीं हो पाएगी। आजकल गायनेकोलॉजिक न्यूरोलॉजी नाम की एक बहुत बड़ी ब्रांच आ रही है। उस ब्रांच में कहीं से भी जाके इनसे संपर्क करना बहुत ज़रूरी है। नहीं तो एक जनरल न्यूरोलॉजी से भी संपर्क कर सकते हैं, वो भी इनके निदान कर सकते हैं। तो करीबी जो भी यूरोलॉजिस्ट है उनसे जाकर संपर्क जरूर करें। नेक्स्ट क्वेश्चन है मेरा, 2 पेप स्मीयर और 2 मेमोग्राफी टेस्ट में कितना समय का अंतराल होना चाहिए? अगर आपकी फैमिली हिस्ट्री है तो हर साल, एवरी ईयर इज अ फॉलो अप। अगर आपकी फैमिली हिस्ट्री है तो, और फैमिली हिस्ट्री नहीं है तो 3 साल की ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, डिपेंडिंग अपॉन योर एज। फैमिली हिस्ट्री तो हर वर्ष आपका एक फॉलो अप होना चाहिए, डेफिनेटली, एंड सेम टाइम। मतलब जो आपने जैसे मई का महीना डिसाइड कर लिया, तो मई के महीने में ही हर वर्ष फॉलो अप होना चाहिए, ऐसा होता तो आपको बहुत बहुत धन्यवाद। और मैं मुझे प्रमिला जी, आज आप और सबके माध्यम से मुझे सबसे मिलने, बात करने, उनके निदान करने का, निदान तो मैंने शायद नहीं करा हो, लेकिन कम से कम मन में जो प्रश्न उठ रहे थे उनके बारे में यदि मैं कुछ किसी को भी जवाब दे पाई हूँ, और मेरे जवाब से यदि इनको कहीं कुछ अगर आराम मिला हो, तो मेरा सौभाग्य होगा कि मैं किसी के जीवन में कुछ थोड़ा सा भी उनके मन की शांति या कोई प्रश्न के प्रति अपना कुछ जवाब दे पाई हूँ। आप दोनों के माध्यम से और सेवा न्यास के माध्यम से मेरा सबसे संपर्क हुआ। और जी, जी भाई साहब।
आपकी आवाज नहीं है। आज इस परिचर्चा में आप सब ने भाग लिया। पंडित फरीद प्रसाद मिश्र सेवा न्यास की तरफ से हम आभारी हैं। और सतना हरिद्वार छतरपुर से जुड़े ये लोग हैं, प्रयागराज से बड़ी संख्या में हैं, क्योंकि न्यास का कार्यक्रम प्रयागराज में 3 वर्षों से कुंभ मेला माघ मेले में पूरा कार्यक्रम चलते हैं, हेल्थ कैंप चलते हैं। मैं चाहूँगा, पिछले साल सतना में एक हमने 7-8 सितंबर को वेदांता के सहयोग से हेल्थ कैंप आयोजित किया था, आगे भी करेंगे। वहाँ की बहनों ने बहुत सहयोग दिया था। उम्मीद करता हूँ, मेमोग्राफी टेस्ट बहुत लोगों ने कराए थे, संकोच लगता था पहले, लेकिन जब कराया तो देखा 12-14 लोगों को समस्या भी आई। पंडित फरीद प्रसाद मिश्र सेवा न्यास आगे पुनः सतना में कैंप आयोजित करेगा। आप सब उसमें रहिए। और बाकी समय समय पे इसी प्रकार की चर्चाओं में भाग लेते रहेंगे। आज चित्रा जी ने ज्वाला के बारे में, महिलाओं की समाजिकता के बारे में बताया, बहुत बहुत धन्यवाद। वैसे तो बहुत बड़ी कॉन्फ्रेंस बड़े बड़े इंटरनेशनल लेवल की करती हैं, ये तो गांव देहात के लोगों से शुरू हुई, लेकिन इसमें भी इंटरनेशनली हो ही गया। कई लोग जो है जुड़े हैं, उन्होंने मैसेज भेजे हैं। मैं हृदय से आपके सभी पत्रकार मित्रों का कि आज जो चर्चा हुई है वह रिकॉर्डिंग करके यूट्यूब चैनल पे, हमारे पंडित फरीद प्रसाद मिश्र सेवा न्यास का यूट्यूब चैनल है, उसको एडिट करके उस चर्चा को भी डाल देंगे। उससे भी लाभान्वित होगी सभी माताएं बहनें। सभी से मेरा विनम्र अनुरोध है कि आगे आने वाले समय में भी जुड़ते रहें। सभी पत्रकार बंधु मित्र जो इस चर्चा में परिवार के साथ जुड़े हैं, कल पूरा इंटरव्यू भी छापेंगे, ऐसी मुझे आशा है। शायद रविवार को प्रकाशित होगा, क्योंकि आज अखबार छपने के समय हो चुके हैं। मैं रविवार को पढ़ने को मिलेगा। और आज की चर्चा को आयोजित करने वाली श्रीमती प्रमिला मिश्रा, वो केवल मेरी धर्म पत्नी बन नहीं है, एक अच्छी शिक्षिका है, एक बड़े इंस्टीट्यूशनल ग्रुप की एकेडमिक डायरेक्टर है। उन्होंने चर्चा में भाग लिया। उनको भी मैं धन्यवाद देता हूँ कि उन्होंने न्यास को सहयोग किया। संकल्प ने, रंजीत ने, ऋतु ने, विनीत रावत ने और प्रदीप खरे, प्रवीण गुप्ता, हमारे संतोष गंगेले जी, मोहित मिश्रा आदि जिन लोगों, कामता पांडे सतना में, हमारे अवधेश शुक्ला जी, अभिनव त्रिपाठी, रंजन बेटा शुक्ला जी, अशोक गुप्ता जी, नरेंद्र त्रिपाठी, सबका मैं हृदय से आभार व्यक्त करता हूँ। श्रीमती अनीता ताम्रकार जी, जानवी त्रिपाठी जी, नीता सोनी जी, इन सबका भी मैं हृदय से आभार व्यक्त करता हूँ और उम्मीद करता हूँ कि आगे फिर से जुड़े रहें। और आज की चर्चा मुझे लगता है अभी समाप्त करने का समय आ गया। और अवसर भी इसी बात का है, क्योंकि अब उनको घर के काम में भी लगना होगा, जैसे आपने बार बार कहा है।
किसी के और सवाल हो तो हमारे ग्रुप पे भेजें, हम डॉक्टर दिव्या जी को प्रश्न भेजेंगे और उनके उत्तर मिलेंगे। धन्यवाद, नमस्कार। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत नमस्कार। हाँ।